हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम रिवीजन करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के थर्ड चैप्टर का, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। थोड़ा सा पढ़ने पर बच्चों को ये टफ लगता है क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो तो बहुत सिंपल है, बट उसका जो मैकेनिज्म है उसको समझने में आई नो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मेरी जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की सीरीज है टारगेट 360 के नाम से, वहां पर मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में डायरेक्टली एनसीईआरटी से आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप वो लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आता है बहुत अच्छे से तो यहाँ पर मेरे साथ आप रिवीजन करें। इस सीरीज में हम लास्ट 15 साल यानी 2010 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। नीट का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है बच्चों, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एग्जाम से पहले पहले हम ये सीरीज कंप्लीट कर लें। विल ट्राई बेस्ट कि आई हैव टू डू इट, है ना। तभी आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सीरीज से अपना रिवीजन कर रहे हैं, मुझे डेली आप लोगों के कमेंट्स भी मिलते हैं कि मैम हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है। तो डोंट वरी, मैं आपको एग्जाम से पहले पहले ज़रूर ये सीरीज पूरी करवा दूंगी जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो आप ओल्ड न्यू किसी भी एनसीईआरटी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, सेम है ये चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करती हूँ। हाँ, इस चैप्टर से नीट में हर साल लगभग 2 क्वेश्चन सब मान के चले। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके पहले 7 चैप्टर्स थे, डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया तो 6 चैप्टर बचे। हर चैप्टर से ऑन एन एवरेज 2-2 क्वेश्चन भी अगर आप लगाते हैं तो पूरी ह्यूमन फिजियो 12 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, थोड़े 1-2 एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो आप आराम से इस यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 to 60 मार्क्स का पेपर, है ना। 50 से 60 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी यूनिट से पूछे जाते हैं बच्चों। तो आपकी ये यूनिट, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसकी ये यूनिट अभी तक प्रिपेयर नहीं होगी। बस जस्ट एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, जो आप छोटी छोटी गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स करते हैं वो ना करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इस चैप्टर का बच्चों, उसमें सिंपली आपको, अरे ये मैंने कौन सा चैप्टर ओपन कर लिया, बॉडी फ्लूइड्स कर लिया क्या, सॉरी बच्चों, 1 मिनट। तो अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें, हाँ ये रहा, इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स से, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आपको जो भी एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम हैं, पॉलीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, उन सब के बारे में इन शॉर्ट बताया गया है कि भाई किसमें कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। आप सबको पता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे पहले किस फाइलम में बने थे, प्लैटीहेल्मिन्थीज में, जिसमें कि पी फॉर प्लैटीहेल्मिन्थीज, पी फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया जिन्हें फ्लेम सेल्स भी कहते हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फिर प्लेटी के बाद नेक्स्ट आता है एस्केहेल्मिन्थीज, वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाते वक्त बताया था कि उनमें एच शेप की रेनेट सेल होती है। पूरे एक एस्कैरिस में ऐसे एक सिंगल सेल हम ड्रॉ करते हैं, एच शेप रेनेट सेल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एनेलिडा, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म तो हमेशा आपको याद रखना है। नेफ्रीडिया बहुत कॉमनली नीट में पूछा जाता है, अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो आपको नेफ्रीडिया याद रखना है उसमें। देन उसके बाद आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में तो आपको पता है सब में अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, जैसे इंसेक्ट्स, कॉकरोच में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, जो एरेक्निड्स हैं वहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड्स हैं। अगर हम प्रॉन्स की बात करें, क्रस्टेशियंस की, तो वहाँ पर एंटीनीज के पास ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं जिनको एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। सब यहाँ दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे एक क्विक रिवीजन दिमाग में जरूर खुद को देंगे कि सारे फाइला में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, फिर आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मॉलस्का। मॉलस्का में आपको ध्यान हो तो मेंटल कैविटी में एक फेदर की तरह बिखरा हुआ, बिछा हुआ फेदर गिल नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसको सी फॉर टिनिडिया भी कहते हैं। देन मॉलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, वहाँ तो वाटर वास्कुलर सिस्टम सारे काम करेगा। देन हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में स्पेशली आगे की तरफ प्रोबॉसिस जो सेगमेंट होता है वहाँ पर प्रोबॉसिस ग्लैंड होती है। एंड हेमिकॉर्डेटा के बाद जो हमारा पूरा कॉर्डेटा फाइलम है वहाँ सभी में किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपको एक ध्यान रखना है। और हाँ, लेकिन यस, कॉर्डेटा में एक एक्सेप्शन है बच्चों, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो सिफेलोकॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेट्स में 2 आते हैं ना, यूरो एंड सिफेलो। सिफेलोकॉर्डेटा को बहुत बार आप लोग साइक्लोस्टोमेटा के साथ मिक्स कर देते हैं, गलती मत करना। साइक्लोस्टोमेटा तो वर्टिब्रेट्स में आता है, वो वर्टिब्रेट्स में आता है, जबकि ये तो प्रोटोकॉर्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना अभी, है ना। तो सिफेलोकॉर्डेटा जिसमें हम लैब का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लेंसलेट, एम्फियोक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा, एक ही ऑर्गेनिज्म के 3 नाम, इनमें आपको याद रखना है एक्सेप्शनली है ये बहुत हाई फाइलम से, कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, बट इसमें सबसे पहले वाले फाइलम के प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट है। जो प्लैटीहेल्मिन्थीज में होते हैं ना, वही प्रोटोनेफ्रीडिया इसमें किसके लिए होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए होते हैं। जो भी ऑर्गन बच्चों एक्सक्रीशन करेगा वही ऑर्गन ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगा। अगर क्वेश्चन आए तो घबराना मत कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं ऑस्मो रेगुलेशन कौन करेगा। किसी भी एनिमल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ही
आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करते हैं, तो वही उसके ऑस्मोरेगुलेशन में यूजफुल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, सब एनसीईआरटी में दे रखी हैं। वी हैव रिवाइज्ड ऑल द थिंग्स। देन यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक छोटी सी चीज़ और देख लेना कि किसमें किस तरह का मोड ऑफ एक्सक्रीशन है। जो मेन आपको पता है 3 तरह के मोड होते हैं, अमोनिया बनेगी और डायरेक्टली अमोनिया ही निकल जाएगी बॉडी से, तो अमोनोटैलिक। वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो पानी में रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पानी में रहने वाले सभी अमोनोटैलिक हैं। जितने भी अमोनोटैलिक हैं वो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि बिना पानी में रहे अमोनिया डिफ्यूज कर ही नहीं सकते, एयर में नहीं निकाल सकते। लेकिन पानी में रहने वाले सभी अमोनिया एक्सक्रीट करें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अमोनोटैलिक में हमने एग्जाम्पल्स याद कर ही रखे हैं, मतलब मैं इसके एग्जाम्पल शॉर्ट में आपको बताऊं तो हमने परम से याद कर रखे हैं, है ना। अमोनोटैलिक के बाद क्या आता है, अमोनोटैलिक के बाद आते हैं हम यानी यूरियोटैलिक, जिनमें बनी तो अमोनिया थी बट लिवर ने उसको यूरिया में बदल दिया, फिर किडनी में यूरिया पहुंचा, पानी में घोला, यूरिन बनाया, तो हम यूरियोटैलिक हो गए। और एक होते हैं यूरिकोटैलिक, इनमें भी अमोनिया बनी बट इनमें अमोनिया कन्वर्ट हो गई यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स में, जिसको बहुत मिनिमम पानी की ज़रूरत है। हमारे यूरिन में तो क्या होता है 95% से भी ज़्यादा पानी होता है और फिर उसमें 2% यूरिया मुश्किल से घुलती है। बट यहाँ पर यूरिकोटैलिक में यूरिक एसिड को बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है बच्चों, क्योंकि ये लीस्ट टॉक्सिक है। हाईली टॉक्सिक अमोनिया, लीस्ट टॉक्सिक ये यूरिया बीच का हो गया। ठीक है, सो यूरिकोटैलिक में सिंपली जैसे आप देखते हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में, है ना, लिजर्ड्स का आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखा होगा, बर्ड्स का देखा होगा, एक सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, वही यूरिक एसिड है जो थोड़े से पानी के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे याद रखते हैं हम, फिशेज में जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं वो तो हमारी तरह यूरियोटैलिक है, और जो बोनी फिशेज हैं वो अमोनोटैलिक हैं। एम्फीबियंस अगेन कार्टिलेजिनस क्या बताया मैंने आपको, यूरियो, इसके लिए मैं यू लिख रही हूँ, इसके लिए यूसी। ठीक है, बोनी फिशेस क्या कहा, अमोनोटैलिक। एम्फीबियंस क्या है, अमोनोटैलिक मोस्ट ऑफ। ठीक है, रेप्टाइल्स और एव्स में कंफ्यूज होना ही नहीं है, ये दोनों हमेशा यूरिकोटैलिक होते हैं। मैंने आपको कई बार याद करा रखा है, यूरिकोटैलिक के लिए ट्रिक है बर्ड्स, बर्ड्स याद रख लो। बर्ड्स में सब आ गया, बी फॉर बर्ड्स हो गया, आई फॉर इंसेक्ट्स हो गए। जो पानी में रहने, जो लैंड पर रहने वाले इंसेक्ट्स हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं, कॉकरोचेस यूरिकोटैलिक पूछते हैं बहुत बार नीट में। आर फॉर रेप्टाइल अगेन, ठीक है। डी यहाँ पे आप हटा सकते हैं, एस होता है स्नेल्स के लिए, तो स्नेल्स में भी अगेन पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। इंसेक्ट्स में भी ऐसा ही है, ये पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। तो इन दोनों में जो पानी में रहेगा वो तो अमोनोटैलिक है, बट जो लैंड पे रहेगा वो यूरिक एसिड निकालेगा। ठीक है, क्लियर। तो बहुत इजीली आप एग्जांपल्स वगैरह याद रख सकते हैं। और मैमल्स सारे यूरियोटैलिक हो गए अगेन, है ना, मैमल्स, हम मैमल्स में आते हैं तो यूरियोटैलिक हो गए। ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह सब यूज़ करके, लॉजिक्स यूज़ करके हमने टारगेट 360 में अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बताऊंगी, सिर्फ क्विकली आपको एक रिवीजन देते जा रही हूँ और क्वेश्चंस देखते जा रहे हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो 2022 में आया है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या मतलब क्या होता है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट हैं बच्चों। ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबके फॉर्मूला में नाइट्रोजन आता है, तो इनको नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो फर्स्ट लाइन में लिखे हुए हैं ये सब नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, डू रिमेंबर दिस। सो नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। आ गया, यानी बात हो रही है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स की। तो यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है, अभी बताया मैंने आपको, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे आप ढूंढ लो ऑर्निथोरिंकस, भूल तो नहीं गए एनिमल किंगडम, ऑर्निथोरिंकस एग लेइंग मैमल का एग्जाम्पल है। सेलामेंड्रा रेप्टाइल, सेलामेंड्रा एम्फीबियंस है, मोनोटैलिक। हिप्पोकैम्पस है ये, हिप्पोकैम्पस इज सी हॉर्स यानी फिश, फिश में भी बोनी फिश। ठीक है, तो ये भी अमोनोटैलिक है। पैवोक्रिस्टेटस मोर का साइंटिफिक नेम, तो ये बर्ड है, सो दिस विल बी यूरिकोटैलिक। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पता है बट आपको डाइवर्सिटी में एनिमल किंगडम के साइंटिफिक नेम नहीं पता। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि लास्ट में जो फिशेस से लेकर परम है पूरा हमारा, उसमें कॉमन नेम हम सबको पता होता है, हम छोटी क्लासेस से एनिमल नेम पढ़ते आए हैं, बट उनके साइंटिफिक नेम जितनी बार भी रिवाइज करोगे उतनी ही गलती होने के चांसेस कम होंगे। अभी भी तुम्हारे पास 20-25 दिन जो बाकी हैं उसमें तुम जितना हो सके टाइम निकाल के हर ऑल्टरनेट डे पर एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में जो लास्ट के परम है उनके साइंटिफिक नेम जरूर रिवाइज करना। शुरू वाले याद रहते हैं पर लास्ट वाले तुम भूल जाते हो और क्वेश्चन आ जाता है आते हुए गलत कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में आया था डायरेक्टली, वैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं बट अभी वो आगे के टॉपिक्स में आएंगे। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच शो करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल। ठीक है, कर दो फटाफट मैच कर दो भाई। लेबियो, रोहू, बोनी फिश। अब देखो याद आना चाहिए ना तुम्हें, बोनी फिश अभी बताया मैंने, हमें क्या करना है, अच्छा करेक्ट मैच चूज करना है, मैच नहीं करना है, सॉरी।
नेफ्रीडियल ट्यूब यहीं पर गलत हो गया। अमोनोटैलिक तो सही लिखा है इन्होंने, बट इनमें तो किडनी होती है ना, फिशेज कॉर्डेटा में आते हैं। देन सैलामेंड्रा, सैलामेंड्रा क्या है, एम्फीबियन है, किडनी सही है, बट यूरियोटैलिक लिख दिया तो गलत हो गया, ठीक है। पिकॉक में किडनी होती है, पिकॉक बर्ड है, बिल्कुल ठीक है, बट अगेन यूरिया लिख दिया तो गलत हो गया। हाउस फ्लाई इंसेक्ट है, अब कॉकरोच तो हमें याद है, पर हमें ये भी याद आना चाहिए हाउस फ्लाई भी तो इंसेक्ट है। तो इसमें इन्होंने ये क्या हुआ, इसमें इन्होंने रीनल ट्यूब्यूल्स लिखा है, रीनल ट्यूब्यूल्स। अच्छा ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स क्यों लिख दिया भाई, ये तो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होना चाहिए बच्चों। यूरिक एसिड तो ठीक है, क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पे, क्या गड़बड़ हुआ, ये मुझे लग रहा है ये गड़बड़ हुआ है इसमें, इसका ऑप्शन 2 होगा। यस बच्चों, इसका ऑप्शन 2 होगा। सैलामेंडर जो है ना वो एक्सेप्शनली, इसमें ऑप्शन था क्या अभी, सैलामेंडर का ऑप्शन था क्या, पर वो यूरिक एसिड के लिए था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये एक्सेप्शन है बच्चों, सैलामेंडर एम्फीबियन है, बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस तो क्या होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन कुछ एम्फीबियन हमारी तरह यूरियोटैलिक भी होते हैं, तो ये यूरियोटैलिक है, ठीक है, ये यूरियोटैलिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इनफैक्ट फ्रॉग भी यूरियोटैलिक है। अच्छा हाँ बच्चों, सॉरी, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप ऐड कर लो तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। ये देखो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल में लिखा है एक्वेटिक एम्फीबियंस, और यूरियोटैलिक के एग्जाम्पल में लिखा है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे मैं आपको लिखवाना भूल गई, परम में एम्फीबियंस में आपको दोनों मोड याद करने हैं, एम्फीबियंस अमोनोटैलिक भी हैं और एम्फीबियंस यूरियोटैलिक भी हैं। जब तक एम्फीबियन पानी में रहते हैं, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल का मतलब आप कहेंगे मैम एम्फीबियन तो दोनों पर रहते हैं, पर एम्फीबियन की जो लार्वल स्टेज है जब वो पानी में रहती है तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है, पर जब वो लैंड पर रहने लग जाते हैं, एडल्ट लैंड पर रहते हैं, उनमें गिल्स तो होते नहीं, लंग्स वगैरह होते हैं, तो फिर वो यूरियोटैलिक बन जाते हैं। एडल्ट फ्रॉग भी यूरियोटैलिक में आएगा, टेडपोल अमोनोटैलिक में आएगा, एडल्ट फ्रॉग यूरियोटैलिक में आएगा, ठीक है, क्लियर। ये छोटा सा एडिशन है, कर लेना, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कंफ्यूज हुए। सो सिंपली ऑप्शन 2, सैलामेंडर में किडनीज होती है एंड इट इज यूरियोटैलिक। इसकी जो किसी भी एम्फीबियन की जो लार्वल स्टेज है, एक्वेटिक स्टेज है, वो अमोनोटैलिक, बट जो एडल्ट स्टेज है, लैंड पर रह रहा है, टेरेस्ट्रियल है, वो हमारी तरह यूरियोटैलिक। हमने फ्रॉग डिटेल में पढ़ा था, वहाँ पे हमारे जैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम था, किडनी में यूरिन बना था, यूरिया था, यूरिया ही निकला था, सो यूरियोटैलिक, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा है 2012 का ही क्वेश्चन है, ये भी देखना। गिव द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ 6 एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। 6 एनिमल्स क्यों लिखा है भाई ये, चलो जो भी मुझे लग रहा है कुछ और है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ, चलो तुम तो सिंपली मैच करो। अच्छा ये टोटल मिलाकर एक में 6 हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अमोनोटैलिक में इन्होंने पिजन दे दिया बच्चों, तो बर्ड तो अमोनोटैलिक होते ही नहीं है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको। यहाँ पर अमोनोटैलिक में फ्रॉग दिया है, लिजर्ड दिया है, अगेन लिजर्ड रेप्टाइल है, रेप्टाइल्स यूरिकोटैलिक होते हैं, तो इसको भी कट कर दूं मैं। देन अमोनोटैलिक में एक्वेटिक एम्फीबियन दिया है, तो ये सही है। यहाँ पर भी दिया है एक्वेटिक एम्फीबियन, तो नेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा मुझे अब यूरियो, गलती से यूरियो और यूरिको को मिक्स मत कर देना, यूरियो यानी हम, यूरियोटैलिक में हम आते हैं, ह्यूमंस बिल्कुल ठीक है, और देखो फ्रॉग भी लिखा है, एडल्ट फ्रॉग है, और यूरिकोटैलिक में बर्ड है, लिजर्ड है, कॉकरोच भी है, बिल्कुल तीनों यूरिकोटैलिक हैं। फिर भी आगे कंफर्म करने के लिए यूरियो में कॉकरोच का नाम लिख दिया तो गलत हो गया, तो सिंपली ऑप्शन 3। इसीलिए कह रही हूँ इस टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं, आप परम से एग्जाम्पल याद रखेंगे कि कौन किस में आता है, तो आपकी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन बोथ ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग। क्या कॉमन है बच्चों ह्यूमंस और एडल्ट फ्रॉग में, देख लेते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट, नहीं, फ्रॉग्स में नहीं होता। इंटरनल क्या होता है फ्रॉग में, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, ठीक है, एम्फीबियन है वो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग्स तो जाने ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं, क्यों, वो पानी में जाते हैं अपने गैमीट्स को रिलीज करने के लिए। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज हमारे में नहीं होती, वी हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। यूरियोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यस, हम और एडल्ट फ्रॉग दोनों ही यूरियोटैलिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिकोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटिंग, देखो अभी चाहे से लास्ट ईयर्स में इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट पहले कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं, तो हो सकता है पेपर को थोड़ा मॉडरेट साइड ले जाने के लिए इस बार पूछ लें आपसे। यूरिकोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिको जैसे यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यानी पेस्ट और पैलेट दिमाग में आना चाहिए, तो गलती नहीं होगी। लो पहला ही ऑप्शन मिल गया मुझे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन, वेरी गुड क्वेश्चन 2010 का, इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। ये बोल रहा है हमारा नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या है, अभी बताया मैंने आपको, यूरिया। ये कह रहा है ये बनता कहाँ है, किडनी मत कर देना, यूरिया का सिंथेसिस लिवर में होता है, लिवर ब्लड के थ्रू से किडनी में भेजता है, किडनी यूरिया को वाटर में डिसॉल्व करके एक प्रॉपर कंपोजिशन में यूरिन बनाती है। तो यूरिया का फॉर्मेशन किडनी में नहीं करना आपको, लिवर में होगा। आगे लिखा है इन लिवर एंड एलिमिनेटेड बाय बाइल, बिल्कुल नहीं, बाइल के थ्रू थोड़ी ना हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, एलिमिनेटेड थ्रू किडनीज, यानी ऑप्शन 4। ठीक है, देख रहे हैं पहले के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि बच्चा थोड़े बहुत पढ़ के आया है तो वो क्वेश्चंस का आंसर दे सके, वरना नहीं। ये लो, ये आ गया तुम्हारे पास 2024 का क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी अब आ जाते हैं हम हमारे मेन स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर के बारे में सबको पता है, इसमें कुछ ज़्यादा रिवीजन देना जैसे है नहीं। 1 पेयर किडनी होती है हमारे पास, देन 1 पेयर यूरेटर्स होती हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड 1 यूरेथ्रा होता है, जिसमें आप यूरेटर और यूरेथ्रा को मैंने कई बार देखा है सिली मिस्टेक कर देते हैं, प्लीज़ मिक्स मत करना। यूरेथ्रा लास्ट ट्यूब है, अनपेयर्ड है, और यूरेटर्स 2 पेयर्ड ट्यूब हैं जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाएंगी। यहाँ पर यूरिथ्रा बिल्कुल छोटा सा दिखाया है, बट यूरिथ्रा की थोड़ी लेंथ होती है। यहाँ पर ये ओपनिंग है जिसको आप बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग मेल्स में, क्योंकि मेल्स में आपको ध्यान है ना, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं तो उसमें यहाँ से वास डेफरेंस घूमती हुई यूरिनरी ब्लैडर से लूप बनाती हुई इसी यूरिथ्रा में तो खुलती है, तो मेल्स में तो यूरिथ्रा और लॉन्ग होती है और वही स्पर्म्स को भी निकालती है और वही यूरिन को भी निकालती है अलग अलग टाइम पर। स्पर्म्स इजैक्यूलेशन से निकलते हैं, यूरिन मिक्चुरेशन से निकलता है। ठीक है, फीमेल्स में यूरिथ्रा छोटा होता है और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं होता। वेजाइनल ओपनिंग इज डिफरेंट, यूरिथ्रल ओपनिंग इज डिफरेंट। ठीक है, तो यूरिथ्रा को यूरेटर्स के साथ मिक्स नहीं करेगा कोई भी बच्चा। इस यूरिथ्रा में लास्ट में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 पेयर स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, है ना, जिसमें से कहीं पर भी अगर 2 पेयर स्फिंक्टर हैं, चाहे वो एनल स्फिंक्टर्स हैं, यूरिथ्रल स्फिंक्टर हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है अंदर वाला इनवॉलंटरी है, बाहर वाला वॉलंटरी, हमारी विल पावर के कंट्रोल में है, जिससे वी कैन कंट्रोल आर मिक्चुरेशन। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम पहले ही, वैसे इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे रही हूँ इसकी। देन उसके अलावा ये आपको ब्लड वेसल्स दिखाए हैं, बट ऑब्वियस किडनी में हम कह रहे हैं ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो किडनी में एक तरफ से ब्लड जाना चाहिए, एक तरफ से आना चाहिए। तो हमारा कोई भी ऑर्गन है उसमें ब्लड कौन भेजता है, आर्टरीज, और रिसीव कौन करता है, वेन्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें आपको ये रेड कलर से रीनल आर्टरी दिखाई है और यहाँ पे ब्लू कलर से इंफीरियर वेना केवा दिखाया। मान लो एग्जाम में लेबलिंग आ जाती है नीट में, तो वहाँ कलर डायग्राम तो होते नहीं हो, तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, डायामीटर से पहचान सकते हो। थोड़ा आपको पता है जो ल्यूमेन है या जो डायामीटर है, सिंपली आप तो ये समझ लो यहाँ पर वो ज़्यादा है वो इंफीरियर वेना केवा है, और जो थोड़ा सा नैरो है वो आर्टरी है, या फिर ऐसे याद रख लेना इस तरफ वेन है इस तरफ आर्टरी है। अगर लेबलिंग आ जाए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, देन तो रीनल ये जो है, मतलब ये आर्टरी नहीं है, ये एओर्टा है हमारा, फिर इससे जो ब्रांच निकल रही है वो रीनल आर्टरी है। ठीक है, इसका नाम लिखा होगा कहीं, ये रहा डॉर्सल एओर्टा, दिस इज डॉर्सल एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा एक ही बात है, वो जो हार्ट से घूमता है ना आर्च ऑफ एओर्टा बनाते हुए, जब वो नीचे आ जाता है तो उसको डॉर्सल एओर्टा बोल देते हैं। ठीक है, एब्डोमेन के बीच में, तो दैट्स व्हाई दिस इज सिंपली डॉर्सल एओर्टा। ओके, इससे जो ब्रांच निकलेगी वो रीनल आर्टरी, और इसमें जो ब्रांच एंटर कर रही है वो रीनल वेन। ठीक है, सिंपल। रीनल आर्टरी से ब्लड जब किडनीज में जाएगा तो ऐसे में समझना कि ब्लड किडनी में जाकर भर जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी किडनीज में अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो यू ऑल नो कि किडनी में कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है, मेड्यूला पिरामिड की शेप में होता है। ठीक है, ये सब तो अभी बात की बात है, लेकिन हमारी किडनी में जो आपको लाइनिंग दिख रही है ना, ब्लैक कलर की लाइनिंग, ये लाइनिंग क्या है, ये एक्चुअली एक नेफ्रॉन दिखाया है आपको। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग दिखाई है, एक ब्लैक लाइनिंग ऐसे इतने बड़े ट्यूब्यूल की बनी है। ठीक है, तो दिस इज रीनल ट्यूब्यूल, है ना, ये जो हमारा पूरा, मतलब नॉट रीनल ट्यूब्यूल, अभी तो आप इसको नेफ्रॉन बोलो, दिस इज आर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन को मिक्स मत कर देना, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा नेफ्रॉन है, ऐसे एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा, ध्यान रखना, एक किडनी में 10 लाख या 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब सोचो तुम कि वो जो अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रही थी ना, डॉर्सल एओर्टा, उससे रीनल आर्टरी निकल रही थी बच्चों, उसी रीनल आर्टरी
उसी रीनल आर्टरी से बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, और उनमें से ये एक ब्रांच आपको दिख रही है एफेरेंट आर्टीरियोल। तो वही जहाँ से ब्लड आ रहा है डॉर्सल एओर्टा से रीनल आर्टरी में गया, एक इस किडनी में, एक इस किडनी में, और रीनल आर्टरी किडनीज में जाकर जितने नेफ्रॉन है हर नेफ्रॉन के लिए आर्टीरियोल में डिवाइड हो जाती है। इन्हें कहते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल। ये कैपिलरीज का नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस। व्हाट इज ग्लोमेरुलस? सिंपली अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ब्लड ऐसा नहीं है किडनी में जाके भर गया या ब्लड नेफ्रॉन में भर गया। ब्लड हमेशा अपनी ब्लड वेसल्स में घूमता है, वो अपना रास्ता नहीं भूलता। हम कहते हैं ना वी हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारा ब्लड हमेशा आर्टरी, कैपिलरीज, वेन्स में घूमता रहता है और उसी दौरान उससे चीज़ों का एक्सचेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ब्लड क्या है, कैपिलरीज में घूम रहा है और फिर कैपिलरीज में घूम के वापस इफेरेंट आर्टीरियोल में आ गया। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये एफेरेंट आर्टीरियोल है, ये इफेरेंट है। एफेरेंट यानी आना, इफेरेंट यानी जाना, ई एग्जिट करना, एफेरेंट आना, ए फॉर आना, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो एफेरेंट आर्टीरियोल थोड़ी चौड़ी होती है, इफेरेंट आर्टीरियोल थोड़ी नैरो होती है। तो तेजी से ब्लड आता है, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आता है और धीरे धीरे ड्रेन होता है। तो यहाँ कैपिलरीज में जब ब्लड प्रेजेंट होता है उस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है और ब्लड का फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है। इस पूरे ग्लोमेरुलस नेटवर्क में क्योंकि कैपिलरीज हैं एंडोथीलियम की बनी हुई हैं, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब मैंने आपको लिम्फ समझाया था सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा, छोटे छोटे होल्स हैं। तो उन छोटे छोटे होल्स से ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो लीक होने लगेगा। लीक का मतलब वो धीरे धीरे फिल्टर करने लगेगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स कैन नॉट क्रॉस दीज पोर्स, तो वो तो ब्लड में ही रहेंगी। सिर्फ ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है, वो उन पोर्स से निकलकर इस कप में आ जाएगा। दिस कप इज बोमेन्स कैप्सूल। ये जो येलो कलर से बनाया है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, इस तरह का जो है। इस बोमेन्स कैप्सूल में भी यहाँ पर स्पेशल टाइप की पोडोसाइट्स होती हैं। सब कुछ एक साथ पढ़ रहे हैं हम, एक एक टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी, रिवीजन कर रहे हैं हम। ये पोडोसाइट्स होती हैं, तो आपको पता है पोडोसाइट्स की वजह से ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स बन जाती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स होते हैं जिससे ये मान लो कैपिलरी है, तो यहाँ से जब ब्लड निकलेगा तो सीधा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ब्लड बोलूँ क्या इसको मैं? पूरा ब्लड आया है क्या सेल्स के साथ? नहीं, सिर्फ क्या आया है, सिर्फ प्लाज्मा आया है ब्लड का। क्या ये रेड कलर का होगा? नहीं। आरबीसीज ही नहीं आई, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कोई सेल नहीं आई। दिस इज नॉट रेड, दिस इज कलरलेस। जैसा प्लाज्मा होता है स्ट्रॉ कलर्ड या कलरलेस, बिल्कुल वैसा होगा। तो इसी प्लाज्मा को अब प्लाज्मा ना कह के फिल्ट्रेट कह दो, क्योंकि ये फिल्टर होके आया है। बिल्कुल इसका कंपोजिशन एग्जैक्टली ब्लड प्लाज्मा जैसा है, जैसे प्लाज्मा में वाटर होता है। और हाँ, यहाँ पे जो बड़े साइज की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है ना, हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन वगैरह, वो भी फिल्टर नहीं होती। दे आर लार्ज इन साइज, दे कैन नॉट क्रॉस द पोर्स। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो डिजॉल्व चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, व्हाटएवर, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो सब यहाँ आ गया फिल्टर होके, और ब्लड अपना घूमता घामता इफेरेंट आर्टरियोल से आगे चला गया। ठीक है, अब ब्लड जब यहाँ पे आ गया, मैं इसको ब्लड नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको प्लाज्मा भी नहीं बोल रही हूँ, मैं इसको फिल्ट्रेट बोलूँगी। अब पूरे इस पूरे रास्ते में जो पूरा येलो कलर से रास्ता आपको दिख रहा है, ये पूरा कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। ये बोमेन्स कैप्सूल और ये वाला पार्ट जो है नेफ्रॉन का, दिस इज रीनल ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले यहाँ पर सबको पता है, कोई आप फर्स्ट टाइम तो पढ़ नहीं रहे ये चीज़ें, ये पीसीटी है, फिर ये लूप ऑफ हेनले है, ये रहा लूप ऑफ हेनले है, और फिर लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी है, और डीसीटी खुलती है कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। एक ही बात है, कलेक्टिंग डक्ट बोलो चाहे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, शॉर्ट में इसको सीटी भी बोल देते हैं। तो पीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये पूरे में क्या बढ़ रहा है अंदर, ये पूरा जैसे अगर ये एक पाइप है बच्चों, तो ये पाइप का बॉर्डर सेल्स का ही तो बना होगा या नहीं? ऐसे 3D में आप इमेजिन करो, तो हम 2D में बना रहे हैं, 3D में इमेजिन करो एक पाइप है जिसकी पूरी वॉल सिंगल लेयर्ड है, सेल्स की बनी है, और बीच में से ये प्लाज्मा जो फिल्टर हुआ है वो जा रहा है। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं इनका क्या काम है, इस पूरे रास्ते में इवन यहाँ तक ये जो पूरा फिल्ट्रेट है ना बच्चों, उस फिल्ट्रेट का कंपोजिशन सेट करना है। क्योंकि यहाँ जो फिल्ट्रेट आया वो सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट को तो नहीं लाया, या तो नेचर ऐसा कर देती कि यहाँ पर कोई ऐसा फिल्टर लगा देती कि ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, यूरिया वगैरह, सिर्फ वही फिल्टर होके यहाँ आते, तो इतनी मेहनत की ज़रूरत थी नहीं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं था नेचर के लिए, तो नेचर ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो ब्लड को पूरा फिल्टर होने दो, जो भी ब्लड में है काम की चीज़ें, बिना बात काम की चीज़ें, वो सब आ जाने दो, फिर हम देखेंगे उसका क्या करना है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल? इस रीनल ट्यूब्यूल से जब ये फिल्ट्रेट धीरे धीरे जाता है,
तो इस फिल्ट्रेट में से जो ट्यूब्यूल के चारों तरफ वॉल में सेल्स हैं वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ये जो फर्स्ट स्टेप हुआ ये तो था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकंड, जब ये फिल्ट्रेट इस पूरे पाथवे से गुजरेगा, इस पूरे रीनल ट्यूब्यूल से गुजरेगा, तो इसमें जो ट्यूब्यूल की वॉल की जो सेल्स हैं वो चीज़ों को सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करेंगी कि किसको रीएब्जॉर्ब करना है किसको नहीं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। एक्टिवली भी करती हैं, पैसिवली भी करती हैं, कुछ चीज़ों का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी खर्च करके भी करना पड़े तो करती हैं, ठीक है। तो सिंपली उस पूरे स्टेप को आप कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और साथ में ट्यूब्यूल की ये जो सेल्स है ना वॉल में, ये समझदार है, ये सोचती हैं कि यार सेल्स ही तो हैं, सेल्स हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बन रहा होगा उन सेल्स के अंदर, तो सोचते हैं यार हम भी लगे हाथों अपना मेटाबॉलिक वेस्ट इसी में डाल दें, पहले हम ब्लड में डालेंगे, फिर ब्लड घूम कर आएगा, फिर इनमें डालेगा, इससे अच्छा जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं क्या कर रही हैं, इस फिल्ट्रेट में से काम की चीज़ें तो रीएब्जॉर्ब कर रही हैं, और जो इनके खुद के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको डायरेक्टली इसमें डाल रही है पूरे थ्रू आउट द पाथवे। तो जब ये डाल रही हैं उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ऐसा लग रहा है ट्यूब्यूल की सेल्स से कुछ चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं, बट वो वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट हो रहे हैं, कोई एक्सेस आयंस हैं वो सिक्रीट हो जाएंगे, सीधा अमोनिया बन रही है, अमोनिया, इसीलिए हमारे यूरिन में थोड़ी सी अमोनिया भी होती है कि ये सेल सीधा पहले अमोनिया बनाती, फिर ब्लड के थ्रू उसे लिवर में भेजती, लिवर उसे यूरिया बनाता, फिर कन्वर्ट होकर आता, इससे अच्छा डायरेक्टली थोड़ी थोड़ी अमोनिया डायरेक्टली इस फिल्ट्रेट में डाल देते हैं जो कि यूरिन में डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाती है, बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया। अमोनिया की वजह से ही यूरिन में स्मेल आती है, अगर यूरिन बहुत टाइम तक यूं ही पड़ा रहे, पानी से उसको फ्लश ना करें, तो वो जो स्मेल आती है दैट इज ड्यू टू अमोनिया, प्रेजेंस ऑफ अमोनिया की वजह से, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो 3 स्टेप्स होते हैं सिंपली यूरिन फॉर्मेशन के, देखो स्ट्रक्चर के साथ साथ ही तुम्हें रिवीजन मिल गया होगा। पहला हुआ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा इस पूरे पाथवे के दौरान 2 स्टेप साइमल्टेनियसली चलेंगे, एक तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और एक ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, ठीक है। और इस तरह जब यहाँ पहुंचेगा फिल्ट्रेट तब तक उसका कंपोजिशन वो हो चुका होगा जो यूरिन का कंपोजिशन होता है। नाउ आई कैन कॉल इट यूरिन। अभी इस पूरे रास्ते में मैं इसको यूरिन नहीं बोल सकती ना, ब्लड बोलना है, अभी तक हम इसको फिल्ट्रेट बोल रहे थे, जब यहाँ फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो नाउ वी कैन कॉल इट यूरिन। और अब ये जो यूरिन है जो यहाँ पहुंच गया कलेक्टिंग डक्ट में, ये देखो ये जो आपको ब्लैक कलर से दिखाई नेफ्रॉन है ना, तो आप इसको कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन का ही पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, तो ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ खुलेंगी, ये आपको दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है बच्चों, उसमें एक ये कीप जैसा पार्ट है, कीप है जो इसमें ऐसे खुल रही है, ये रही, एक बार ये सब भूल जाओ ब्लड वेसल्स, ये कीप है पूरी जो ऐसे कीप होती है ना फनल आगे से चौड़ी, ये देखो इस तरह की, ये है ना, तो ये जो चौड़ा पार्ट है कीप का उसको तो सिंपली पेल्विस कहते हैं, लेकिन ये जो कीप है ये कलेक्ट कैसे करेगी, तो इसलिए इसमें ऐसे प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये इस कीप के ही प्रोजेक्शंस हैं, जैसे भी बनाए इन्होंने, ये रहे, ठीक है। तो ये इस कीप का प्रोजेक्शन है, ये ऐसे इसको रिसीव कर रही है, तो इन प्रोजेक्शंस को, जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस है ना, जैसे यहाँ पर मान लो कलेक्टिंग डक्ट खुल गई, यहाँ नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट खुल गई, यहाँ नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट खुल गई, से बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट खुलती हैं, तो इनको तो बोलते हैं माइनर कैलिक्स। और फिर ये जो जैसे ये छोटे छोटे कैलिक्स है, इनका ये कॉमन पॉइंट है, इसको मेजर कैलिक्स, फिर ये छोटे छोटे माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स, तो इस पूरे पार्ट को लेबल कर दोगे कैलिक्स। अगर आ जाता है नीट में, ये सब नीट में पूछते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको कैसे ध्यान रखना है किडनी का स्ट्रक्चर, सबसे बाहर कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद ये वाला पार्ट है मेड्यूला, ये वाला पार्ट है मेड्यूला जिसको मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, नेफ्रॉन कैसे प्रेजेंट है देखना, अगर ये कॉर्टेक्स है और ये एक मेड्यूलरी पिरामिड में बना रही हूँ, तो बोमन्स कैप्सूल हमेशा कॉर्टेक्स में होगा, पीसीटी जो है वो फिर पीसीटी का थोड़ा सा पार्ट कॉर्टेक्स में, बाकी यहाँ पर ये पूरा लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी वापस कॉर्टेक्स में, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे होता है नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये सब तो कॉर्टेक्स में रहते हैं, और जो लूप ऑफ हेनले है वो हमेशा मेड्यूला में रहता है। देखो ये चीज़ भी तुम्हें यहाँ पे बना सकते हो तुम, इस चीज़ को अगर तुम्हें याद रखना है तो तुम ऐसे याद रखोगे, यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हो, ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये मेड्यूला रीजन है। ये भी क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, रुको थोड़ा और ऊपर बना, डीसीटी तक। ये डायग्राम एक्चुअली इतना सही नहीं है, इसीलिए इन्होंने यहाँ कॉर्टेक्स मेड्यूला नहीं बनाया, उस वे में यहाँ पर बनाया है, ये रहा, यहाँ पीसीटी को ऐसे बनाया, डीसीटी को ऊपर ले गए, तो पीसीटी डीसीटी कॉर्टेक्स में डाला और लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में डाला है, ठीक है, सिंपल है। तो आपको ध्यान रखना है, बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये सब कॉर्टेक्स में होता है, ये मेड्यूला में, कलेक्टिंग डक्ट दोनों में होती है, क्लियर। तो इस तरह से यूरिन जो है वो पहले कैलिक्स में आएगा,
है ना। कलेक्टिंग डक्ट से कैलिक्स में आएगा, कैलिक्स से पेल्विस में आएगा, पेल्विस से कहाँ आ जाएगा, यूरेटर में, और यूरेटर से चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाएगा। जब यूरिनरी ब्लैडर हाफ से थोड़ा ज़्यादा फिल हो जाता है, पूरा नहीं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा फिल हो जाता है, तो सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को। ब्रेन से मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स शुरू होता है, जिससे हमें पता चलता है अर्ज टू मिक्चुरेशन, है ना, कि भाई यूरिन जाना है, एंड वी रिमूव दैट यूरिन सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। आपको पूरे चैप्टर का ब्रीफ दे दिया मैंने एक साथ। अब इसमें माइनर पॉइंट्स हैं हर टॉपिक में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, इस डायग्राम में, हाँ, यहाँ एक चीज़ और देख लो, उससे पहले यहाँ एक चीज़ और देख लो कि देखो, अगेन देखो, आप डायमीटर से चेक कर सकते हैं। जिसका डायमीटर थोड़ा कम है वो आर्टरी, जो ब्रॉड दिखाई है वो वेन। तो आपको एग्जाम में अगर डायग्राम आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, आपको लेबलिंग करनी आनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो कॉर्टेक्स है वो वैसे तो बाहर है, बट कॉर्टेक्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट अंदर भी एक्सटेंड हो रहा है ना बच्चों। तो ये जो अंदर एक्सटेंड हो रहा है इसको कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। बर्टिनी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, ये जो ग्लोमेरुलस है और ये जो बोमन्स कैप्सूल है, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आप सोचो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, तो ये बोमन्स कैप्सूल कितने छोटे 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 दिखते होंगे, और हर बोमन कैप्सूल में ऊपर कैपिलरी का नेटवर्क भी है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना हम किडनी में, तो किडनी में ये हमको ऐसे 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 नज़र आते हैं, छोटे छोटे डॉट्स की तरह, कॉर्पस्कल्स की तरह। इसलिए इन दोनों को मेल्फिजियन ने सबसे पहले देखा था, तो उन्होंने मेल्फिजी ने नाम दे दिया मेल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। प्लीज डोंट मिक्स इट विद द कॉकरोच मेल्फिजियन टिब्यूल। कॉकरोच में मेल्फिजियन टिब्यूल है, हमारी किडनी में वो सेम साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए उनके नाम के बेसिस पर सेम नाम है, वहाँ मेल्फिजियन टिब्यूल्स हैं, यहाँ टिब्यूल नहीं है। यहाँ आप इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, देखो ग्लोमेरुलस नेटवर्क एकदम बोमन्स कैप्सूल की वॉल से चिपका हुआ है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इन दोनों को मिक्स करके ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल लिखा नहीं है क्या, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल, इन दोनों को कलेक्टिवली मेल्फिजियन कॉर्पस्कल या रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं। ठीक है, डू रिमेंबर अगर क्वेश्चन आए तो। ओके, और रही बात ब्लड की, तो मैं आपको कह रही थी कि रीनल आर्टरी से ब्लड आया एफेरेंट आर्टेरियोल में, ग्लोमेरुलस में, अब इफेरेंट में चला गया। अब इस ब्लड को अभी वेन तक पहुंचना है ना, इन्फीरियर वेना केवा तक। तो ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है बच्चों, ये सीधा देखो, वैसे तो कैपिलरीज के बाद वेन बनानी चाहिए ना, कैपिलरीज रियूनाइट होकर वेन बनाती हैं, बट यहाँ पर वेन तो है नहीं, यहाँ तो फिर से आर्टेरियोल बना दिया, उसका नाम रख दिया इफेरेंट आर्टेरियोल। वो इसलिए क्योंकि अभी ये ब्लड एक परिक्रमा और काटेगा इस नेफ्रॉन की, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट है वो उसके चारों तरफ की ट्यूब्यूल में जो सेल्स हैं वो रीएब्जॉर्ब कर रही हैं, पर वो चीज़ें सेल अपने पास थोड़ी ना रखेंगे, उनको ब्लड को लौटाना भी तो है। तो ट्यूब्यूल जो पाइप है उसके चारों तरफ कैपिलरीज का एक और नेटवर्क है, ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, इस नेटवर्क को कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। लिख लेना, लिखवा रखा है जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है चैप्टर, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पीटीसी, दिस इज पीसीटी, दिस इज पीटीसी। ठीक है, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो ब्लड इनमें जब घूमेगा बच्चों, तो ब्लड क्या करेगा, वो जो ट्यूब्यूल की सेल्स हैं वॉल में, वो सेल्स ने जो चीज़ें रीएब्जॉर्ब की है वो इस ब्लड को लौटाती जाएंगी। अल्टीमेटली जैसे हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होता, इंटेस्टाइन की सेल्स खाने को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर चारों तरफ के ब्लड वेसल्स को दे देती हैं, वैसे ही ये भी करता है। नेफ्रॉन की सेल्स खाना क्या, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्योंकि एक एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो चुका है और वापस ब्लड को दे देती है। ब्लड अपनी चीज़ें लेकर खुशी खुशी वापस लौटता है, और जब ये लौटता है यहाँ पर ये देखो, तो जैसे ये इस नेफ्रॉन की है, फिर मान लो किसी और नेफ्रॉन से आ रही होगी, किसी और नेफ्रॉन से आ रही होंगी, तो ये सब वेन, ये सब क्या है, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स मिलकर बनाती हैं रीनल वेन, और रीनल वेन अल्टीमेटली खुल जाएगी इंफीरियर वेना केवा में, और ये ब्लड लेकर चली जाएगी हार्ट तक। ठीक है, तो वेन्यूल्स, ये वेन, और फिर इंफीरियर वेना केवा। शुरू हुआ था एओर्टा से, आर्टरी से, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होके वापस जा रहा है। तो देखा जाए तो रीनल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड तो था लेकिन इम्प्योर था, उसने सेल्स को ऑक्सीजन तो दी बट अपने वेस्ट प्रोडक्ट भी दे दिए। और रीनल वेन में जो ब्लड जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी अब वो CO2 लेकर जा रहा है, लेकिन बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट लेकर नहीं जा रहा, यूरिया वगैरह लेकर नहीं जा रहा, वो दे चुका किडनी को। तो दिस इज प्योर ब्लड, इसीलिए बोलते हैं कि प्योर इम्प्योर अलग डेफिनेशन है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अलग डेफिनेशन है। कई बार क्वेश्चंस में आ जाती है, वो आपको देखना है कि क्या पूछा गया है। ठीक है, डन। चलो अब फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टा मेड्यूलरी। अच्छा, इसी पे आ गया लो पहला क्वेश्चन। एक चीज और सुन लो
कि जो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अगर ये किडनी है और ये मेड्यूलरी पिरामिड है, तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि नेफ्रॉन ऐसे होता है हमेशा, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो लेकिन बच्चों हमारी किडनी में दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। ये जो नेफ्रॉन बता रही हूँ मैं आपको, जिसमें इतने लंबे लंबे लूप ऑफ हेनले हैं, ये सिर्फ हमारी किडनी का 20% है, हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स के 20% है। जो 80% नेफ्रॉन्स हैं, जो 80% नेफ्रॉन्स है ना, वो देखना कैसे हैं। अगर ये मेड्यूलरी पिरामिड है, ठीक है, समझ आ जाएगा, या यहाँ बना उल्टा हो जाएगा डायग्राम, यहाँ बना देती हूँ। अगर ये मेड्यूलरी पिरामिड है तो ये रहा बोमन्स कैप्सूल, ये रहा पीसीटी, छोटा सा लूप ऑफ हेनले, और ये रहा डीसीटी, ये कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले ना के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो नेफ्रॉन है ये कॉर्टेक्स में सिचुएटेड है, इसका कोई भी पार्ट मेड्यूला में है ही नहीं, ना के बराबर है, तो इनको कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ये हमारी किडनी में 80% होते हैं। ऐसे याद रखो, जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा है उनको एडजस्ट करना आसान है, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन भरने हैं, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा हैं। और कुछ नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले को लंबा लंबा बना दिया, दे डिप्ड इनटू मेड्यूला, सो इनका नाम हो गया जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा यानी नियर, दे आर नियर टू मेड्यूला, सो दे आर जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ये सिर्फ 20% है, ये इसलिए बनाए नेचर ने क्योंकि ये जो हमारा फिल्ट्रेट है ना बच्चों, जो यहाँ फिल्टर हुआ था और यहाँ आके यूरिन बना था, ये फिल्ट्रेट जब यहाँ था ना, तो यहाँ पर इसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी वो सिर्फ 300 होती है, मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो भी यूनिट है अभी भूल जाओ उसको, 300 ऑस्मोलैरिटी होती है। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचता है ना, यूरिन बनता है, तब इसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 हो जाती है। तो सोचो कितना टाइम्स कॉन्सेंट्रेट हो गया, ये 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट हो गया। कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब है कि इसमें से मैक्सिमम वाटर को निकाल लिया गया और जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें ऐड हो सकते थे या जो एक्सेस आयंस थे उनको डाल दिया, तो इसलिए ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड बनता है। वरना हमारी बॉडी से पता नहीं कितना वाटर लॉस हो जाता है। वैसे ही हम जो पानी पीते हैं उसका कितना सारा यूरिन की फॉर्म में लॉस हो जाता है, बट वो ज़रूरी है क्योंकि यूरिया जो है वो पानी में बहुत ज़्यादा ईजिली सोल्यूबल नहीं है बच्चों, ठीक है। अमोनिया इजीली डिफ्यूजेबल है, फटाफट पानी में डायरेक्टली निकाल देते हैं। यूरिक एसिड के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। यूरिया के लिए, यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए पहले बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ता है, तभी उसको निकाला जा सकता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में नेचर ने ये इवोल्यूशन किया था, तो उसके लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, है ना। बट अगर ये कॉन्सेंट्रेट मैकेनिज्म नहीं होता ना, तो हमारे बॉडी से और ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता। तो इसलिए यूरिन को यहाँ तक कॉन्सेंट्रेट बनाया गया। कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट चारों ने मिलकर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन किया। बट इसमें से जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लूप ऑफ हेनले में होता है, इसलिए कुछ 20% नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले को लंबा बनाया गया, जिससे यूरिन को 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट किया जा सके। और इसी स्पेशल मैकेनिज्म को आप बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। जिसने ये चैप्टर मुझसे या जहाँ से भी अच्छे से पढ़ रखा है, अब जो चीज़ें मैं कोरिलेट करके बता रही हूँ उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बहुत मज़ा आ रहा होगा कि पूरा चैप्टर कोरिलेट हो गया। बट अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड करने आया है कि वाह मैम हमको फटाफट करा दे, एक दिन में 1 घंटे में हमारा ये चैप्टर हो जाए, प्लीज़ वो गलती कर रहे हैं। ऐसे कोई जादू नहीं है कि फटाफट समझ में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ होनी चाहिए तो ही रिवीजन हो पाता है, ठीक है। ये रहा काउंटर करंट। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली कौन करता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ही करते हैं। ये रहे नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट, जो नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग लिम्ब, है ना। इसमें भी हमने, अच्छा इसमें ये क्या है बच्चों, एक चीज़ और देखना, अभी जो मैंने आपको लेबलिंग कराई थी इस वाले डायग्राम में, तो मैं आपको कह रही हूँ ना ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क ना लास्ट में आपको दिख रहा है एक यू शेप की कैपिलरी बना रहा है, ये रही यू शेप की कैपिलरी बोलते हैं इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वासा रेक्टा, दिस इज वासा रेक्टा। काउंटर करंट मैकेनिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इट इज पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले। जैसा लूप ऑफ हेनले है उसी की पैरेलल वासा रेक्टा है कि नहीं। ये लूप ऑफ हेनले है और इसी के पैरेलल से वासा रेक्टा जाती है। वासा रेक्टा को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, तो ये रही वासा रेक्टा। इसके अंदर कौन है? इसके अंदर ब्लड है बच्चों। दिस इज अ कैपिलरी, ये एक यू शेप की कैपिलरी है, तो इसके अंदर तो ब्लड ही होगा। और ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर कौन है? यहाँ पे क्या फिल्टर होके आया था? फिल्ट्रेट। नेफ्रॉन के अंदर है फिल्ट्रेट। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट जा रहा है, आप देखो फिल्ट्रेट की इनिशियल ऑस्मोलैरिटी 300 थी, फिर 400 हुई, 600, 800, 1000, यहाँ 1200 हो गई थी। यहीं से भी हम सीधा यूरिन निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ से भी नेचर उसको आगे भेज देती। नहीं, यहाँ पर 1200 ऑस्मोलैरिटी तो हो गई थी, बट अभी भी नेचर को लग रहा है कि हमारे यूरिन में वाटर ज़्यादा है, अभी भी और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो नेचर ने कहा वापस से तुम ऊपर की तरफ जाओ। जब तुम ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर से हम तुम्हारे में से
कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से हम और वाटर बचा सकें। अभी बताऊंगी कब वाटर होगा कब क्या। तो देखो ऑस्मोलैरिटी घटनी शुरू हो गई, 900, 600, 400, 300, 200, यानी यहाँ पहुँचते पहुँचते वापस डाइल्यूट टाइप का सा हो गया ना। जब भी ऑस्मोलैरिटी कम होती है उसको डाइल्यूशन बोलते हैं, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा को कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो बेसिक है। तो अब ये जो है फिर इसमें से, चलो यहीं पे बता देती हूँ वरना तुम कंफ्यूज हो गए। एक्चुअली होता क्या है, हमेशा याद रखो कि जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता है, झरना किस तरफ बहता है नीचे की तरफ, तो जब भी फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता है तो इसमें से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले नेचर किसको बचाना चाहती है, पानी को। तो सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में किसका होगा, पानी का। झरना नीचे बहता है, सिंपल, झरना पानी का है, तो जब नीचे आ रहा है फिल्ट्रेट तो पानी का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक मैक्सिमम पानी जो निकाला जा सकता था, जो फ्री वाटर था, सल्यूट से फ्री था, वो निकाल दिया। पर नेचर और पानी निकालना चाहती है, और पानी तब निकल सकता है जब आप उस फिल्ट्रेट में से थोड़े सॉल्यूट निकाल लो। तो अब जब पानी ऊपर, सॉरी, फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा तो देखो फिल्ट्रेट में से किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, NaCl यानी सॉल्यूट का। सॉल्यूट को निकालने से क्या होता जा रहा है, डाइल्यूशन होता जा रहा है, क्योंकि अंदर जो फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते वापस हाइपोटोनिक हो गया, डाइल्यूट हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्योंकि ये डाइल्यूट हो गया, नहीं, वाटर के खूब सारे फ्री मॉलिक्यूल आ गए। फ्री मॉलिक्यूल समझ रहे हो ना तुम, किसी भी सोल्यूशन में बच्चों, मान लो प्योर वाटर है तो सारे मॉलिक्यूल फ्री हैं। अब जितने सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, एक एक सॉल्यूट अपने अपने वाटर मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाएगा, उनको कहते हैं बाइंड मॉलिक्यूल। सॉल्यूट निकाल लोगे, वापस से वाटर के फ्री मॉलिक्यूल हो जाएंगे। जब भी पानी अंदर बाहर आता जाता है तो बाइंडेड वाटर नहीं होता, वो फ्री वाटर ही ऑस्मोसिस करता है, फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही ऑस्मोसिस करते हैं, ठीक है। ये सब अब अगेन वही कि तुम्हारा वो वाला चैप्टर हट गया ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वहाँ ऑस्मोसिस कितना अच्छे से दे रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। बट ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तब इसके बारे में बता चुकी हूँ मैं, ओके। तो अब खूब सारे फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, तो फिर से उन बिना ऐड करे, बिना पानी को ऐड करे नेचर ने वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्री कर दिया, क्योंकि सल्यूट रीएब्जॉर्ब हो गए। अब आराम से यहाँ पे पानी वापस रीएब्जॉर्ब होगा, पूरे रास्ते में वाटर रीएब्जॉर्ब होता रहेगा, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वापस इट विल अटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ वही 300, 600, 900 करते करते 1200 आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, दिस इज वेरी। और हाँ, ये जो रीएब्जॉर्प्शन चल रहा है किसको दे रहे हैं बच्चों, ये वासा रेक्टा को दे रहे हैं। मैंने पूरा रिवीजन करा दिया, अब हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। ये जो रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ये वासा रेक्टा यहाँ है ना, तो ये इसको लौटाए जा रहे हैं। जैसे ये NaCl ले रहा है, इसको दे देगा, है ना, जो भी है, मतलब ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो वापस से 300 से शुरू हुई थी, 300 ही हो गई। ये चेंज क्यों हुई, क्योंकि जो भी इसमें चल रहा है उसका ऑपोजिट वासा रेक्टा में चलता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, कि एक में फ्लो की डायरेक्शन ये है, दूसरे में फ्लो की डायरेक्शन ये है। वासा रेक्टा में ब्लड की डायरेक्शन होती है ऐसे, यूं जाता है ब्लड, यूं जाता है ब्लड, ठीक है, जिससे यहाँ वेन से निकल जाए बाहर। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को, ठीक है। ये सारी ऑस्मोलैरिटी कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे चारों तरफ नेफ्रॉन के चारों तरफ कैपिलरी का नेटवर्क तो है ही, बट जो थोड़ी थोड़ी खाली जगह है उसमें फ्लूइड्स भी भरे हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे टिश्यू फ्लूइड होता है वही है ये, ठीक है। तो उसको मेड्यूलरी फ्लूइड बोलेंगे, यहाँ पर है तो कॉर्टिकल फ्लूइड बोलेंगे। ये सब चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। इस पूरे काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, एक NaCl और एक यूरिया। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यूरिया भी वापस डाला जाता है, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं बता रही हूँ डिटेल में, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी जब आएगा क्वेश्चन देन आई विल टेल यू, ठीक, डन। तो आई थिंक नाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन समझ में आ गया। तो देखो 2024 में यही तुमसे पूछा था कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग JM नेफ्रॉन, जो कि 20% होते हैं, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टिनी, बिल्कुल नहीं। Renal corpuscle of JM nephrons lie in the outer portion of medulla. कॉर्पस्कल कहाँ था, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल पूरा कॉर्टेक्स में था, मेड्यूला में नहीं था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटर पोर्शन ऑफ मेड्यूला, ये देखो, ये अगर कॉर्टेक्स से ये मेड्यूला है तो मेड्यूला में इस वाले रीजन को आउटर मेड्यूला और इस वाले रीजन को, नीचे वाले रीजन को इनर मेड्यूला कहते हैं। तो तुम ये मत समझ लेना ये तो कॉर्टेक्स में होता है, जिसको आउटर मेड्यूला मत बोल देना, ठीक है। लूप ऑफ हेनले ऑफ JM नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेड्यूला, बिल्कुल। JM नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, थोड़ी सी इंग्लिश लगानी है यहाँ। आउट नंबर्स मतलब इनका नंबर ज़्यादा होता है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन को आउट नंबर कर रहे हैं, नहीं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80% होते हैं, ये सिर्फ 20% होते हैं, क्योंकि लंबे लंबे इनके लिए ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है। सिंपली ऑप्शन 3,
नेक्स्ट 2023 में भी आया है, देखो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। नेफ्रॉन्स दो तरह के होते हैं, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेड्यूलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। यस, ऐसा भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले। दोनों ही चीज़ें सही हैं, ठीक है। जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, जो मेड्यूला में डिप्ड हैं वो तो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले रखेंगे ना, तो ये गलत हो गया। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1। यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है इनके बारे में, ये जो दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं बच्चों, उनके बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है। ये लिखा हुआ कहाँ गया, ये रहा है ना, कॉर्टिकल, ये रहा कि इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड दिस, ठीक है, ये इट इज गिवन हियर, क्लियर। यहाँ पे बस परसेंटेज लिख देना कौन कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2013 का, सीधा इससे पहले 2023 से पहले देखो 2013 में पूछा था क्वेश्चन इस वाले सिस्टम से, डायग्राम बेस्ड। मैंने कहा ना 2013 में बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए थे। A2D लेबल करना है, नथिंग एल्स। आपको ध्यान है किडनी के जस्ट ऊपर जो ग्लैंड्स होती हैं, 1 पेयर ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड, तो A यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड हो गई, लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर मतलब ह्यूमन बॉडी में ऊपर की तरफ। सिक्रीट कैटाकोलामाइंस, कोई बच्चा भूल तो नहीं गया, कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, ठीक है, विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अब ये बताओ ये सही है क्या कि जो हमारे इमरजेंसी हार्मोन है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स हैं वो जब भी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, जब हम किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, उस वक्त बॉडी में सेल्स को बहुत तेज़ी से काम करना होता है, एटीपी बनती है, हीट बनती है, पर एटीपी तो तभी बनेगी ना जब सेल्स को फूड मिलेगा। सेल्स का फूड क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज कब मिलेगा, जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन बढ़ेगा। लिवर में स्टोर क्या है, ग्लाइकोजन, तो यस जो ये हार्मोन्स हैं ये लिवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं जिससे ग्लूकोज बने और ग्लूकोज फटाफट इंसुलिन सेल्स को बांटे और सेल्स उसको यूज़ करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 है ना। बाई चांस तुम्हें नहीं भी याद आ रही ये चीज़ तो तुम एलिमिनेट कर लो। ऑप्शन बी को इन्होंने पेल्विस कहा है, अब मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा ये क्या है, पेल्विस को लिखा है कि पेल्विस इज ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू हाइलम। हाइलम भी देख लो एक बार, हाइलम क्या होता है, हाइलम पता है तुमको, यहाँ पे लेबल नहीं कर रखा। ये जो पोर्टल है ना जहाँ से चीज़ें किडनी में एंटर करती हैं और बाहर निकलती हैं, इस जगह को हाइलम कहते हैं। आर्टरी, वेन, यूरेटर, किसी भी चीज़ को एंटर करना है, बाहर निकलना है, जहाँ पर भी करती हैं, जो नॉच है किडनी में, कॉन्कैविटी है, यहाँ पर जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड सिंपली हाइलम, ठीक है। तो पेल्विस के लिए इन्होंने क्या लिखा है बच्चों, एक मिनट देखना, पेल्विस के लिए इन्होंने लिखा है कि इट इज इनर टू हाइलम, डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप ऑफ हेनले। गलत है, लूप ऑफ हेनले से डायरेक्टली कहाँ कनेक्टेड हो, कलेक्टिंग डक्ट है कनेक्टेड, तो है ना। डी को कॉर्टेक्स लिखा है, डी को कॉर्टेक्स लिखा है, आउटर पार्ट ऑफ किडनी डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। मेड्यूला को लिखा है इनर जोन कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन। सीधा सीधा दिख रहा है, तो ऐसे घबराना नहीं है कि मैम हमें तो याद ही नहीं आ रहा कि इस हार्मोन का क्या फंक्शन था। आराम से बाकी ऑप्शन देख लो, तुम्हें कहीं ना कहीं कोई गलत हिंट मिल जाएगी, या तो सही मिल जाएगी या गलत मिल जाएगी। सिर्फ एक ही अपना वो बना लो बच्चों उसूल नीट का प्रिंसिपल कि तुम्हें किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी लाइन पर रुकना और अटकना नहीं है। अगर नहीं आ रहा है समझ में, रेड लाइन करके आगे ऊपर नीचे पढ़ो, कहीं ना कहीं से हिंट मिल जाएगी कि क्वेश्चन में क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। टाइम दो थोड़ा सा उस क्वेश्चन को, बट ज़्यादा नहीं, बस फटाफट फटाफट पढ़ना है। टाइम का मतलब ये नहीं लेके ही बैठ गए भाई नहीं आ रहा तो छोड़ो आगे बढ़ो, बहुत क्वेश्चन है आगे करने के लिए, है ना। अभी टेस्ट दे रहे होंगे तुम लोग खूब भर भर के मॉक टेस्ट, तो ये प्रैक्टिस करो कि हमारा गलती से भी कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए 3 घंटे के अंदर अंदर। अब 3 घंटे 20 मिनट का नहीं रहा ना पेपर, चॉइसेस तो हट गई, 3 घंटे का ही पेपर है और 3 घंटे में से भी 15-20 मिनट तो OMR शीट भरने में ही लग जाते हैं। तो हमें उस अकॉर्डिंग इस समय आप जो भी पेपर दे रहे हैं बच्चों, वो प्लीज़ OMR शीट फिल करने के साथ दो। अगर आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर रखा है तो आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो या तो 20 मिनट कम में कर लो या एक OMR शीट साथ में रख के बैठो और अपनी OMR शीट फिल करने की आदत बना लो, ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो अब तक, ओके। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, पिरामिड यानी मेड्यूला, तो इनमें से क्या मेड्यूला में नहीं होता। पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी एंड डीसीटी कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट तो दोनों में होती है, लूप ऑफ हेनले तो होता ही है, सो सिंपली ऑप्शन 2, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ है गलती कभी नहीं होगी। नेक्स्ट
फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल पे क्या क्वेश्चन आए, वही जो मैकेनिज्म है ना पूरा, ये जब हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो स्ट्रक्चर के बाद ये मैकेनिज्म आता है, 3 स्टेप्स अभी समझाए मैंने आपको, है ना। ये पूरा फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये काउंटर करंट तक पूरा बस मैकेनिज्म ही है, इस पर कॉमन क्वेश्चन आते हैं। काउंटर करंट में एक लाइन है वो हाईलाइट कर लेना। इस ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है, 2 चीज़ें, NaCl एंड यूरिया, ठीक है, क्लियर। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, ये लो 2024 में आया हुआ है मैकेनिज्म से क्वेश्चन, यानी एक स्ट्रक्चर से आ गया, एक मैकेनिज्म से आ गया। इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, नीचे की तरफ जो जा रहा है, झरना नीचे बह रहा है, अभी बताया मैंने तुमको, यहाँ लिख के रख लेना ये बात, इस वाले डायग्राम में लिख लो तुम, ये रही, इस वाले डायग्राम में लिख लो कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, झरना नीचे बह रहा है, दिस इज परमिएबल फॉर वाटर एंड इसीलिए इट इज इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है। और असेंडिंग में उल्टा कर दो, ये असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर NaCl यानी सोल्यूट, बट इम्परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जस्ट एक ट्रिक याद रखो, झरना नीचे बह रहा है, पानी नीचे बह रहा है, तो डिसेंडिंग लिम्ब से पानी रीएब्जॉर्ब होता है, दैट्स इट, क्लियर। तो ये कह रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, लो यहीं पे गलती पकड़ में आ गई, डिसेंडिंग लिम्ब यानी नीचे की तरफ जो जा रहा है। देन द PCT इज लाइंड बाय कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर, अब ये एनिमल टिश्यू से उठा के यहाँ पे आप याद कर सकते हो, मैंने एनिमल टिश्यू में बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाया था कि 2 जगह हमारी बॉडी में ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होती है, एक तो यहीं PCT में होती है, बट मैंने कहा था कि अगर आप इंटेस्टाइन और PCT को कंपेयर करोगे तो इंटेस्टाइन ज़्यादा चौड़ी है हमारी, तो इंटेस्टाइन में लंबी लंबी सेल्स होती है यानी कॉल्यूमनर, और PCT में कंपैरेटिवली छोटी होती है यानी क्यूबॉइडल, और फिर दोनों में ही यहाँ पर खूब सारे माइक्रोविलाए होते हैं, खूब सारे माइक्रोविलाए होते हैं, तो ब्रश बॉर्डर की तरह दिखती है, याद आया कि नहीं, भूल गए, ये ब्रश बॉर्डर की तरह दिखता है। तो दोनों में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, बट यहाँ कॉल्यूमनर और यहाँ क्यूबॉइडल। ये कह रहा है PCT में कॉल्यूमनर लिख दिया इसने, ये कीवर्ड है, सो दिस इज रॉन्ग, आपको दिखेगा नहीं नीट में, आप पढ़ते जा रहे हो, अरे हाँ यार ब्रश बॉर्डर आ गया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, वाह हमें तो एकदम याद है, तो मैम ने अच्छे से बताया था, और आप टिक करके आ जाओगे। घर पे आके देखोगे यार आंसर किसे मैच ही नहीं कर रहा, क्या हो गया, पसीने पसीने हो जाएंगे हम, फिर दिखेगा अरे कॉल्यूमनर गड़बड़ कर दिया, है ना। इसीलिए एक एक वर्ड पे ध्यान देना ज़रूरी है। मेडिकल प्रोफेशन पूरा इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो देखने का तरीका है चीज़ों को, वो कितना प्रिसाइज है। आप हर एक वर्ड पे पता लगा 0.1 मिलीग्राम की जगह 0.01 मिलीग्राम डोज लिख दी, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गई, पॉइंट, या मान लो 10 की जगह गलती से एक 0 और लग गया, 100 लिख दी, लो ओवरडोज हो गई दवाई की। तो दिस फील्ड रिक्वायर वेरी हाई प्रिसीजन, दैट्स वाई नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं कि नॉलेज हमें पता है कहाँ से लेनी है, लिमिटेड है, दवाइयाँ सबको पता है यार ये दवाइयाँ देनी है, आजकल तो लोगों को खुद भी पता होता है, लेकिन कब कैसे देनी है, कितनी डोज में देनी है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, सो ऑप्शन 3। ये भी ध्यान है कि नहीं कि यहाँ देखो मैंने गड़बड़ कर दिया तुम्हारे सामने, है ना, इसीलिए मेरी आदत है चाहे मैं बातें करते करते ही रीचेक कर लेती हूँ दिमाग से, बट रीचेक ज़रूर करती हूँ। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते बढ़ते भी आप रीचेक कर सकते हो हल्का कि यहाँ पर ये मैंने ये वाला जो स्टेटमेंट देखा, स्टेटमेंट 1 को ट्रू कर दिया, कोई भी ट्रू नहीं है, मैंने ये यहाँ पे क्यों लगा दिया एरो, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही गलत हैं, बच्चों, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, यानी ऑप्शन 2, है ना। गड़बड़ तो नहीं हो गई, फिर से चेक कर लो, द डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर गलत, और इसमें कॉल्यूमनर है गलत, ठीक है। वो गलती से देखो पढ़ते पढ़ते इसको टिक लगा रखा है, इसको रॉन्ग, तो फिर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो जस्ट ध्यान रखो, आप अपने नीट का जो क्वेश्चन पेपर है, जब तक ऑफलाइन हो रहा है एग्जाम, आप उतनी चीज़ें टिक करो, क्रॉस करो जितनी ज़रूरत है, वो आपको कन्फ्यूज़ ना करे OMR भरते वक्त, ठीक है। अभी देखो आते जाते गलत हो जाता हमारा क्वेश्चन, डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज करेक्ट पूछा है तुमसे। द डिसेंडिंग लिम्ब, अगेन डिसेंडिंग लिम्ब की बात हो रही है, इम्परमिएबल टू वाटर, अब तो याद हो गया होगा। द असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जा रहा है, अगर ये पानी के लिए है तो ये NaCl के लिए परमिएबल है, इट इज परमिएबल टू वाटर, फिर गलत। डिसेंडिंग लिम्ब यानी जो नीचे आ रहा है इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, फिर गलत, ये तो पानी के लिए परमिएबल है। एंड असेंडिंग लिम्ब यानी जो ऊपर जा रहा है इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन 4। एकदम फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो गलती नहीं होगी, वरना देखो कितना कंफ्यूजिंग है
कैसे याद रहे परमिएबल इम्परमिएबल, सिंपल सी ट्रिक मैंने बता दी। और डिसेंडिंग लिम्ब यानी कि दिमाग में डिसेंडिंग चल रहा है, बोलो अपने मन में बोलो डिसेंडिंग यानी जो नीचे आ रहा है, असेंडिंग यानी जो ऊपर जा रहा है, तो सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वरना तुम क्या करते हो, हाँ पता है ना डिसेंडिंग मतलब तो हाँ ये वाला डिसेंडिंग, फिर वो उसी में पता है ना मेरी सारी गड़बड़ हो जाती हैं, छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं बायो में वो इसीलिए होती हैं। ओके, बिल्कुल जिस कॉमन लैंग्वेज में तुम बात करते हो, जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो, उसी में क्वेश्चन से बात करना सीख लो, गलतियाँ नहीं होंगी। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अब पहले तो तुम ये देख लो कि इनमें से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बोमन्स कैप्सूल में तो कोई रीएब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। डीसीटी में बच्चों होता तो है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। रुको जरा एक बार मुझे देखने दो इस क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ेगी। देखो सुनो एक चीज़, इस वाले डायग्राम में अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पर तुम्हें ये बता रखा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रीएब्जॉर्ब होती हैं और कहाँ नहीं। मैंने इन जनरल तो तुम्हें बता ही दिया, इसका भी बता दिया। पीसीटी और डीसीटी में थोड़ा तुम ध्यान रखना कि एक तो ये याद रखना कि मैक्सिमम साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन क्या है, कॉन्सनट्रेट यूरिन इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वाटर का बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अगर तुमसे पूछे मैक्सिमम साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन तो बच्चों पीसीटी आपका आंसर होना चाहिए। पीसीटी इज द मैक्सिमम साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि मतलब साइट ऑफ मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन सॉरी, क्योंकि जितने भी आयंस हैं, इवन हमारे 100% न्यूट्रिएंट, भाई जैसे ही फिल्टर हुआ ना हमारा ब्लड तो जो फिल्ट्रेट है, किडनी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती। नेचर ने कहा कि पीसीटी में सबसे पहले सारे न्यूट्रिएंट निकाल लो, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, जो भी गलती से फिल्टर हो गया सब निकाल लो। तो न्यूट्रिएंट तुम देखो कहीं भी दोबारा नहीं मिलेंगे, 100% न्यूट्रिएंट्स यहीं रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। साथ में थोड़े बहुत जो आयंस हैं, सोडियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, इवन पोटेशियम आयंस, ये सब रीएब्जॉर्ब होते हैं। वैसे पोटेशियम आयन का बाद में एक्सक्रीशन होगा, आप देखो सिक्रीशन होगा, बट यहाँ पर एक बार रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि साइट ऑफ मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी है। ठीक है, पीसीटी में अगर एनर्जी खर्च करके भी चीजों को निकालना पड़े तो निकाला जाता है। सो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी सब चीजों का नहीं होता, मेनली जैसे NaCl का हो जाता है ना, सोडियम आयंस का जनरली एक्टिव होता है जिससे उनको सेव किया जा सके। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बता ही दिया वाटर का होगा, यहाँ फिर से NaCl का होगा। यहाँ पर पैसिव भी होता है, एक्टिव भी होता है, दोनों तरह का चलता है NaCl का। अब डीसीटी में किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? डीसीटी में मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ तक ऑस्मोलैरिटी वापस 200 रह गई, तो पानी का तो करना ही है, पानी तो वापस निकालना ही है, तो वाटर का भी होगा। एंड वाटर के साथ अगेन कुछ सॉल्यूट्स NaCl, बाइकार्बोनेट आएंगे ही आएंगे, तो उनका भी रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सिक्रीशन किसका हो रहा है? देखो हाइड्रोजन आयंस का, यहाँ पर अमोनिया भी यहाँ पर डाल दी है ना, यहाँ वापस से पोटेशियम का होगा। वो सब अलग अलग मैकेनिज्म में डिटेल में हमने पढ़ रखा। और कलेक्टिंग डक्ट में किसका होगा बच्चों? पूरी कलेक्टिंग डक्ट में जो मेजर रीएब्जॉर्प्शन चलता है वो वाटर का चलता है। डू रिमेंबर। अब यहाँ एक चीज जरूर याद रखना कि अगर हम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो इन दोनों में जो वाटर एंड NaCl का रीएब्जॉर्प्शन चल रहा है इसको कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है, बिकॉज इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड एल्डोस्टेरॉन। जब हम किडनी का रेगुलेशन पढ़ते हैं बच्चों, तो रेगुलेशन में हम दो तरह के मैकेनिज्म पढ़ते हैं। एक तो रास सिस्टम, जिसकी वजह से लास्ट में एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है, तो वो करवाएगा यहाँ पर आकर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, NaCl का रीएब्जॉर्प्शन। एंड जब हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल्स जाते हैं और वहाँ से ADH आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, तो एंटी डायूरेटिक यानी इसका काम है यूरिन को डाइल्यूट होने से रोकना, यानी यूरिन को कॉन्सनट्रेट करना यानी यूरिन में फिल्ट्रेट में से पानी निकालना। तो इसलिए ये जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जितना ADH ज़्यादा आएगा उसकी प्रेजेंस में उतना ही ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स की वजह से इसको कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया कहाँ किसका होता है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कह रहा है कि एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम में कौन इन्वॉल्व है? तो बोमन्स कैप्सूल हमने वैसे ही हटा दिया। अच्छा, डिसेंडिंग लिम्ब भी हटा दो ना। डिसेंडिंग लिम्ब में तो इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl के लिए इम्परमिएबल है। बचे दो ऑप्शन, डीसीटी एंड पीसीटी। तो अभी बताया मैंने तुम्हें, जो एक्टिव अगर एनर्जी खर्च करके भी करना पड़े वो मेनली पीसीटी में होता है, क्योंकि डीसीटी में तो हार्मोन्स की प्रेजेंस करवा देती है, एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कंडीशनल अलग होता है, एक्टिव अलग होता है। कंडीशनल पूछेंगे तो डिस्टल में, बट अगर एक्टिव पूछेंगे तो पीसीटी में। सिंपल। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2015 में ही रिमूवल ऑफ पीसीटी। अच्छा, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन।
अगर नेफ्रॉन से पीसीटी वाले पार्ट को हटा दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, नो चेंज इन क्वालिटी, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। हाँ, यूरिन मोर डाइल्यूटेड बनेगा या मोर कॉन्सेंट्रेटेड, सोच के बताओ। पीसीटी यूरिन में से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को और सोल्यूट को निकाल रहा था, वो यूरिन में ही रह जाएंगे, तो यूरिन विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अगर लूप ऑफ हेनले को निकाल दिया तो मोर डाइल्यूटेड, क्योंकि लूप ऑफ हेनले यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, तो अगर वो नहीं हुआ तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। और अगर पीसीटी नहीं हुआ तो पीसीटी क्या करता है, फिल्ट्रेट में से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को और आयंस को रीएब्जॉर्ब करता है, वो पड़े रह जाएंगे एंड यूरिन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। सिंपल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2012 में आया है द मैक्सिमम अमाउंट, देखो क्वेश्चन भी आया है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर दैट इज 70 to 80%। न्यूट्रिएंट्स तो 100% होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 80% यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द जीएफआर इज रीएब्जॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो ये रहा आंसर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। 2011 का क्वेश्चन है विच करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। ठीक है भाई, पोडोसाइट्स बता दी क्या मैंने तुम लोगों को। ये जो बोमन कैप्सूल है, इस बोमन कैप्सूल में यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन है यहाँ पर दे रखा है पोडोसाइट्स के बारे में, कि अगर ये बोमन्स कैप्सूल है बच्चों, तो इस बोमन्स कैप्सूल में, दोबारा बना रही हूँ मैं, इस बोमन्स कैप्सूल में ये जो इनर बाउंड्री हम बनाते हैं ये ऐसे पोडोसाइट्स नाम की सेल से बनी होती है। स्पेशल प्रोजेक्शन वाली सेल्स होती हैं, पोडो यानी पैर, प्रोजेक्शंस, ठीक है, जिससे बीच बीच में स्लिट्स क्रिएट हो जाएं। इन स्लिट्स को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स। फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट यानी ऐसे छोटी छोटी दरार, क्रैक टाइप, जिससे इजीली फिल्ट्रेट अंदर जा सके, एंड दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। ठीक है, बंद नहीं है बट ऑब्वियसली पीसीटी से जुड़ा हुआ है, ओके ठीक है, इनके बारे में दे रखा है। तो पोडोसाइट्स के लिए कह रहे हैं दे क्रिएट माइन्यूट स्पेस दैट इज स्लिट पोर फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल। यहीं पर हमें करेक्ट मिल गया। फिर भी हेनले लूप को कहा है मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंस नहीं बच्चों, हेनले लूप कॉन्सेंट्रेट करता है, वाटर के लिए कराता है, सब्सटेंस यानी जो सोल्यूट्स हैं वो पीसीटी में रीएब्जॉर्ब होते हैं। प्लीज आप दोनों को मिक्स मत करना। डीसीटी के लिए कहा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू द ब्लड कैपिलरीज। अभी आपने देखा था डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, पोटेशियम का सिक्रीशन हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग वन, ठीक है। देन एफरेंट आर्टेरियोल कैरीज द ब्लड अवे, एफरेंट आना, अवे नहीं, टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस ला रही थी वो, ये कह रहा है अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ये भी गलत, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे बाकी के ऑप्शंस प्रैक्टिस कर लेने से ना हमारा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है, इसलिए ज़रूरी नहीं आपको आंसर आ गया, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर आ गया तो आगे बढ़ जाओ, नीट में तो आगे बढ़ जाना है, लेकिन यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखा करो, कोई भी घूम फिर के दोबारा पूछा जा सकता है तुमसे। विच स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय ह्यूमन किडनीज करेक्ट बताना है हमको, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब, देखो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पे, डिसेंडिंग लिम्ब यानी नीचे आते वक्त पानी एब्जॉर्ब होगा, डिसेंडिंग लिम्ब को फिर से इम्परमिएबल कह दिया। डीसीटी इज इनकेपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग, अगर डायग्राम याद है तो तुरंत याद आ जाएगा कि यार डीसीटी में तो, ये क्या खुल गया, कि यार डीसीटी में तो आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स का रीएब्जॉर्प्शन हुआ था, ठीक है। नियरली 99% ऑफ जीएफआर मतलब फिल्ट्रेट, वो जो फिल्ट्रेट आ रहा है ना उसका पूरा नाम है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, क्योंकि वो ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ है, तो ये कह रहा है 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ देख लो, ये बता रही हूँ अभी, असेंडिंग लिम्ब यानी ऊपर जब जा रहा है तो उसको इम्परमिएबल कर दिया इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, फिर से गलत, ठीक है। ये लाइन कहाँ लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आपको हाईलाइट करके रखनी है, ये दे रखा कि जो भी फिल्ट्रेट होता है, इस फिल्ट्रेट की रेट क्या है बच्चों फिल्टर होने की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीएफआर, 125 ml पर मिनट, हर मिनट हमारी जो किडनीज हैं दोनों मिलाकर, बाय बोथ द किडनीज मिलकर 125 ml फिल्ट्रेट बनाती हैं। अगर हम 1 डे में कैलकुलेट करें तो इसका अमाउंट हो जाएगा 180 लीटर, क्योंकि मैम 180 लीटर तो बहुत ज़्यादा है, हमारा यूरिन एक दिन में कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। तो 180 लीटर में से सिर्फ 179 लीटर रीएब्जॉर्ब करना है, 1 लीटर यूरिन बनाना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि 99% चीज़ें रीएब्जॉर्ब होती हैं। तो वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही फिल्ट्रेट बना, जब वो इससे गुजरेगा उसमें से मैक्सिमम रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वो ब्लड में चला जाएगा, फिर वो ब्लड दोबारा फिल्ट्रेट होगा, फिर उसमें से चीज़ें रीएब्जॉर्ब होंगी, फिर ब्लड में मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो वो इतना सारा फिल्ट्रेट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस इतने सारे में से हमें मोती, मतलब सागर में से मोती चुनने के बराबर है वो यूरिया को पानी में मिलाकर भेजना, इसलिए किडनी इतनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए।
है ना, और लगातार हमारी किडनी फेल से भी तो डेथ हो जाती है, सिर्फ हार्ट बंद होने से थोड़ी ना। लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये सब हमारे वाइटल ऑर्गन्स हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी को पूरे टाइम डिटॉक्सीफाई करती है, लिवर भी करता है और तुम्हारी किडनीज भी करती है। लिवर यूरिया बना रहा है, किडनी उस यूरिया को यूरिन में बदलकर बाहर निकाल रही है। क्लियर, डन, ये समझ में आ गया तुम्हें। जीएफआर की वैल्यू याद रखना अच्छे से, और ये भी ध्यान रखना रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एक स्पेशल पैराग्राफ है, अभी आगे जब रेगुलेशन आएगा तब बताऊंगी। हो गया। देन फिर काउंटर करंट पर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है भाई। काउंटर करंट पर 2019 में आया था, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग जीएफआर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या, जो मैं बोल रही हूँ ना कि एफरेंट आर्टेरियोल थोड़ा मोटा है और इफरेंट पतला है, तेजी से आ रहा है, धीरे से निकल रहा है, तो यहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिससे वो फिल्टर हो रहा है, उससे रिलेटेड टर्म है ये, ठीक है। बट इससे कॉन्सेंट्रेट का कोई रिलेशन नहीं है। लो लेवल ऑफ एडीएच, अगर एडीएच कम होगा तो यूरिन क्या होगा बताओ। एडीएच का काम क्या है, हमेशा याद रखो, एडीएच का काम उसके नाम में छुपा है, एंटी डायूरेटिक, यानी मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये यूरिन को मोर कॉन्सेंट्रेटेड, एंटी डायूरेटिक, डाइल्यूट होने से रोकता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है। तो अगर एडीएच कम हो गया तो यूरिन क्या होगा, और डाइल्यूट हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। देन मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी। एक मिनट मैं एडीएच के रेफरेंस में क्वेश्चन पढ़ गई, एक मिनट, क्या था, यस, विच इज रिस्पॉन्सिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा ये ऑप्शन पढ़ने में, इसको तुम समझना। ये कह रहा है, एक चीज समझो तब आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। ये जो हमने अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा ना, हाँ मैंने ये पॉइंट छोड़ दिया था ना, तुम्हें कहा था यूरिया के बारे में बाद में बताऊंगी, इस यूरिया का क्या रोल है। सुनो ध्यान से, पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से कि हम जब ये सब कह रहे हैं ना, काउंटर करंट चल रहा है, कि ये रीएब्जॉर्ब कर रही हैं, ब्लड को दे रही हैं, तो सीधा नहीं हो रहा है इनके बीच में। अगर ये मान लो नेफ्रॉन है, इसकी सेल है, और ये मान लो ब्लड कैपिलरी है, इसकी सेल है, ठीक है। तो यहाँ से इसने रीएब्जॉर्ब किया, सीधा सेल को नहीं दे दिया, पहले ये फ्लूइड में आएगा, फ्लूइड से इस सेल में जाएगा, सेल से ब्लड में आएगा। तो नहीं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्लूइड है बच्चों, बहुत माइन्यूट सा गैप है, कैपिलरी, वासा रेक्टा और इसके बीच में, बट है तो सही, और उसमें फ्लूइड है। इसी फ्लूइड को अभी बताया था मैंने तुमको, मेड्यूलरी फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो तुम खुद इमेजिन करो, अगर लगातार पानी का रीएब्जॉर्प्शन चल रहा है, यहाँ से भी चल रहा है, यहाँ भी चलेगा, तो जो चारों तरफ का फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा ना। कभी मत भूलना, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं हाइपोटोनिक बोलूँगी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट, और अगर मैं बोल रही हूँ हाइपरटोनिक तो इसका मतलब सोल्यूट ज़्यादा है, यानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो अगर लगातार इतनी सारी चीज़ों से पानी को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो जो चारों तरफ का फ्लूइड है वो फ्लूइड धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट होने लगेगा। और अगर फ्लूइड ही डाइल्यूट हो गया तो अब अगली बार जब फिल्ट्रेट आएगा तो फिल्ट्रेट में से पानी निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी चारों तरफ पानी ज़्यादा है। पानी तो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा ना, और हम कह रहे हैं ऑलरेडी चारों तरफ इतना पानी पड़ा है कि अगली बार पानी निकलेगा ही नहीं बाहर। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो चारों तरफ का मेड्यूलरी फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हाइपरटोनिक बनाए रखना। यानी अगर समय के साथ इस फ्लूइड में कुछ सॉल्यूट्स ऐड कर दिए जाएं जो इस फ्लूइड को हाइपरटोनिक बना दें, तो ये मैकेनिज्म रुकेगा नहीं बल्कि चलता रहेगा। वैसे तो इस पानी को वासा रेक्टा एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन टाइम लगेगा उसको करने में। तो इस बीच ये जो फ्लूइड है चारों तरफ का मेड्यूलरी फ्लूइड, ये डाइल्यूट नहीं होना चाहिए बच्चों, ये हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड बना रहना चाहिए। ये इस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है, यहाँ 300, 600, 900, यहाँ पर हाईली कैसा होना चाहिए, हाइपरटोनिक फ्लूइड होना चाहिए। तो उसे हाइपरटोनिक बनाने के लिए ही जब लास्ट में फिल्ट्रेट जा रहा होता है यूरिन बन के, तो वैसे तो वाटर निकाल रहे थे, थोड़ी सी सोचो यूरिया निकाल ली। कितनी मेहनत से हमने यूरिया को यहाँ पहुँचाया था कि यूरिन ले जाए उसे, पर थोड़ी सी यूरिया यहाँ पे वापस लौटाना ज़रूरी है, बिकॉज थोड़ी सी पॉइंट परसेंटेज में भी अगर यूरिया इस फ्लूइड में आ गई ना, ये सोल्यूट कौन है यहाँ पे, यूरिया, तो ये इस पानी को इस सोल्यूशन को हाइपरटोनिक बना देगी और फिर आराम से वापस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता रहेगा। वो सब केमिस्ट्री की बात है कि कौन सा सोल्यूट कितना हाइपरटोनिक बनाता है। तो यूरिया की ज़रा सी भी प्रेजेंस अगर है किसी फ्लूइड में, वाटर में, तो वो उसको हाइपरटोनिक बना देती है, ठीक है।
तो ये जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी है ना फ्लूइड की, वो किसकी वजह से, इसीलिए बोलते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म दो की वजह से चलता है, एक NaCl और एक यूरिया। अगर ये दोनों नहीं आते ना इस फ्लूइड में, तो ये फ्लूइड वाटर की वजह से इतना हाइपोटोनिक हो जाता कि अगली बार ये रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं करता। ठीक है, सो ये लाइन लिखी है कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म को रन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेड्यूला, अंदर की तरफ जाते जाते ये हाइपर ऑस्मोलैरिटी रहनी चाहिए। और अगर तुमसे नीट में पूछ ले हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाइपर ऑस्मोलैरिटी, तो तुम्हारा आंसर होगा NaCl एंड यूरिया। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, नहीं इरिथ्रोपोइटिन यहाँ कहाँ से आ गया है, तो वो जेजी सेल्स होती है ना जो राज सिस्टम में रेनिन बनाती है, उसका काम है, तो ये तो वैसे ही हटा दो। ठीक है, जिसने अच्छे से एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है ना, मैं बता रही हूँ उसको बहुत मजा आ रहा होगा रिवीजन करने में, हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। डन, क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। काउंटर करंट के लास्ट में लिख रहा है कितना इनिशियल फिल्ट्रेट से कॉन्सेंट्रेट हो गया, 4 टाइम्स। अब आ जाओ इस वाले टॉपिक पर। रेगुलेशन बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप में, पूरा चार्ट्स वगैरह बना के मैंने तुम्हें समझाया है, लास्ट ईयर में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, प्लीज़ इसे छोड़ के मत जाना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सब बच्चे रिवाइज करेंगे। 3 मैकेनिज्म्स है, तीनों को मैंने चार्ट्स के थ्रू समझाया है। ये रहा ADH का मैकेनिज्म, ये रहा रासलीला रास सिस्टम जिसमें जेजी सेल्स रेनिन बनाती हैं, रेनिन ब्लड में जाकर एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है फर्स्ट, फिर फर्स्ट से सेकंड, और सेकंड एड्रीनल ग्लैंड पर जाकर एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाता है, और जिससे एल्डोस्टेरॉन क्या करे भी बताया था, DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे पहुंचकर NaCl और वाटर को निकाले। जितना NaCl और वाटर को निकालेंगे उतना यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये है सिंपली रास सिस्टम ADH वाला। वही ADH का दूसरा नाम याद रखना, वेसोप्रेसिन। सबसे पहले सिग्नल गया हाइपोथैलेमस के पास, वो भी कैसे गया, हाइपोथैलेमस में बैठे थे ऑस्मो रिसेप्टर। अच्छा चलो रुको एक बार ये बता देती हूँ, ऑस्मो रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे हाइपोथैलेमस को बोलेंगे, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि जाओ ये रही पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, कि मैंने ही तुमको एक हार्मोन दिया था स्टोर करने के लिए ADH या वेसोप्रेसिन, अब उसे ब्लड में भेजो। ब्लड के थ्रू जब वो हार्मोन कहाँ पहुंचेगा, हमारे किडनी के लेटर पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल पर। लेटर पार्ट्स का मतलब यहाँ पर है 2 पार्ट्स, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, वहां से तुम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाओ, जितना वाटर रीएब्जॉर्ब होगा उतना ही यूरिन डाइल्यूट नहीं होगा, इट प्रिवेंट डाइयूरेसिस, यानी यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो बट ऑब्वियस ADH की जरूरत कब है हमारी बॉडी को, जब हमारे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गए हैं या बढ़ गए हैं। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम यानी बॉडी में पानी की मात्रा, एक तरह से तो बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई है, तभी तो इस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ी बच्चों। तो कई बार आप कंफ्यूज होते हो कि ऑस्मो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होते हैं, बट ऑब्वियस जब किसी भी वजह से, जैसे मान लो किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो रहा है बहुत तेजी से, इन सब कंडीशंस में, या नॉर्मली भी अगर कभी हमने पानी बहुत कम पिया है, नहीं है अवेलेबिलिटी, और हमारी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है। फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो गया है, ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम और फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम हो गया है तो ये एक्टिवेट करेगा ऑस्मो रिसेप्टर्स को, प्लीज डू रिमेंबर। तभी तो अल्टीमेटली ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। पानी रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो ब्लड में ही आएगा ना। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ वेसोप्रेसिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, यानी ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। अगर ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन होगा, यस और नो, है ना, यानी GFR भी बढ़ेगी। अच्छा चलो ये बाद में देखना, पहले ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को वहां से बढ़ाता है और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने की वजह से नॉर्मल हो जाती है। इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो ग्लोमेरुलस भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं तो यहाँ मतलब वो जो एफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल है, बेसिकली वो होते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट। ग्लोमेरुलस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पर इनके होने की वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत GFR भी बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। और रास सिस्टम कब एक्टिवेट होगा भाई, रास सिस्टम का काम भी वही है, एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, वही वाटर और उसको निकालना, तो ये भी तभी एक्टिवेट होगा जब किसी भी वजह से हमारा बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है या जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो, अ फॉल इन GFR, हमारी GFR कम हो गई है। GFR क्यों कम हुई, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है। भाई अगर मान लो ब्लड का वॉल्यूम कम है,
ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड ही तो है, ब्लड का वॉल्यूम कम है तो किडनी उसका फिल्ट्रेशन रेट भी कम कर देती है कि यार अभी इतना ब्लड का वॉल्यूम ही नहीं है, इतने प्रेशर से ब्लड आ ही नहीं रहा, मैं फिल्टर कैसे करूँ, ठीक है। तो बट ऑब्वियस जब भी GFR या ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो तुरंत रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। सबसे पहले रास सिस्टम में कौन एक्टिवेट होती हैं, जेजी सेल्स, है ना। ये जेजी सेल्स कहाँ हैं, इसको ही समझाने के लिए वो पैराग्राफ था ऊपर, मैंने कहा था ना वो उसमें आता है ये वाला पैराग्राफ। यहाँ पे तुम्हें एक स्पेशल एपरेटस के बारे में बताया जिसको कहते हैं JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तुम लोग कई बार इसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के साथ मिक्स कर देते हो, वो अलग क्राइटेरिया है, अलग क्राइटेरिया है। ये एक स्पेशल एपरेटस होता है जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं, मान लो ये है, ये PCT है, अब लूप ऑफ हेनले से DCT हम यहाँ ले जाते हैं, इसमें तुम लूप ऑफ हेनले को यहाँ घुसा के इधर मोड़ के और DCT ऐसे कर दो, तो यहाँ पे DCT इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्लोमेरुलस, ये मतलब एक तरह से ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुलस है, इसको थोड़ा और ऐसे बना दो, लो एक मिनट रुको ज़रा, इसको थोड़ा और ऐसे बना दो। सब बनवा रखा है बच्चों मैंने, मुझे लगता है कुछ नए बच्चे ना बैठे हों जिनको ABC भी नहीं पता, तो इसलिए मुझे थोड़ी चीज़ें दोबारा बतानी पड़ती है। ये बोमेंस कैप्सूल और ये रहा ग्लोमेरुलस, ये रहा ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब जो भी है, जहाँ से भी जो आ रहा है जा रहा है, क्लियर। तो ग्लोमेरुलस और DCT पास पास आ गए ना, तो यहाँ पर DCT की वॉल की कुछ सेल्स और ग्लोमेरुलस की वॉल की कुछ सेल्स, एंडोथीलियम की सेल्स स्पेशलाइज हो जाती हैं, और वही स्पेशल एपरेटस को नाम दिया गया है नियर टू ग्लोमेरुलस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इन्हीं स्पेशल सेल्स में सबसे स्पेशल सेल्स होती हैं JG सेल्स, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जिनके बारे में यहाँ लिखा है, ये रहा, यही रेनिन बनाती हैं। विच इज द सोर्स ऑफ रेनिन, डू रिमेंबर, JG सेल्स। ना सिर्फ रेनिन बनाती हैं ये, NIN, एक डबल NIN भी होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता था, अब हट गया ये, तो आपको NIN याद रखना है। छोटा रेनिन किडनी में होता है, ठीक है। और ये एक और हार्मोन बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन तब सिक्रीट होगा जब हमें RBC फॉर्मेशन करवाना है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। और ये कब सिक्रीट होगा, जब ये सेल्स एक्टिवेट होंगी, अगर हमारे GFR कम हुई है तो, ठीक है। तो रेनिन मैंने आपको बताया इसको एक्टिवेट करेगा, पहले फर्स्ट बनेगा, सेकंड बनेगा, फिर ये जाकर एल्डोस्टेरॉन को करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन जब सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा तो बट ऑब्वियस ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड और तेजी से प्रेशर से आएगा, प्रेशर से आएगा तो जो GFR कम हुई थी वो बढ़ जाएगी। तो सिंपली GFR को बढ़ाने का काम है रास का, ठीक है, RAAS, एक एंजियोटेंसिन के लिए, एक एल्डोस्टेरॉन के लिए, एस फॉर सिस्टम, आर रेनिन के लिए। पर जब ये रास हमारी बॉडी में बढ़ता है, जब एक बार सिक्रीट होना शुरू होते हैं बच्चों ये हार्मोन एल्डोस्टेरॉन वगैरह, और हाँ इसमें एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन तो एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, एंजियोटेंसिन जो है ना सेकंड, ये इट इज़ अ वेरी पावरफुल वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर। जैसे ADH वैसोप्रेसिन एक कॉन्स्ट्रिक्टर था, वो तो फिर भी माइल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स में कंप्रेशन करेगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जिसकी वजह से BP बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे BP भी तो फॉल हुआ था, तो ब्लड प्रेशर भी कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि पता लगा पेशेंट की बहुत ही ब्लड प्रेशर बढ़ा दो तुम और ब्लड वेसल्स ही फट जाएं, वो सब बॉडी में सेट होता है, नेचर को पता है कैसे क्या सेट करना है। तो थोड़े समय के लिए ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, आराम से फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। बट इस बढ़े हुए प्रेशर को कम करने के लिए, इस बढ़े हुए प्रेशर को जब इसका काम पूरा हो जाता है तो बॉडी को नॉर्मलाइज करना है, ब्लड प्रेशर को कम करना है, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करना पड़ेगा, है ना। तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए खुद हमारा हार्ट, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पे भी जोर पड़ेगा कि यार ये कौन है जो मेरे अलावा ब्लड को प्रेशर करवा रहा है। तो हार्ट क्या करेगा, अपने एट्रियल वॉल से, जो हार्ट की एट्रियल वॉल होती है बच्चों, वहीं से एक फैक्टर भेजेगा, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एंड डू रिमेंबर इट इज़ अ वाजो डायलेटर, इट इज़ अ वाजो। जैसे ही ये ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, रिलैक्स कर देगा, और जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ANF चेक द रास, ANF एक्ट एज अ चेक, चेक का मतलब रोकना, रोकता है रास को, ठीक है। तो ये वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ये वाजो डायलेशन करता है, क्लियर। इससे ज़्यादा डिटेल मैं यहाँ नहीं दे सकती हूँ, हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, वी हैव टू फिनिश इट। चलिए, सो विच आर करेक्ट, 2023 का क्वेश्चन है, देखना। An excessive loss of body fluid from the body switch off the osmoreceptor, अभी समझाया, अगर बॉडी फ्लूइड का लॉस हो गया है तो एक्टिवेट करना है, जगाओ, ADH आए और वाटर को बचाए यूरिन में जाने से, क्योंकि इस समय बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये स्विच ऑफ नहीं करता, ये स्विच ऑन करता है। ADH
ADH फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन, बिल्कुल ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है टू प्रिवेंट डायूरेसिस, यस, एंटी डायूरेसिस, जैसा नाम वैसा काम। तो ये गलत है, ये सही है। अच्छा अभी तो और भी है, हमें क्या निकालना है, करेक्ट निकालना है। ओके, ANF कॉज वाजोडाइलेशन, बिल्कुल अभी बताया मैंने तुमको। एक और चीज सुन लेना, ये जो ANF है इसके नाम में नेट्रीयूरेटिक क्यों आया है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट यू शुड नो। नेट्री मतलब सोडियम, यूरेटिक मतलब इन यूरिन। ये सोडियम को यूरिन में निकालना शुरू कर देता है। ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर रहा था, कुछ समय के लिए इसने एक्सेस में रीएब्जॉर्ब कर लिया बॉडी फ्लूइड्स को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो अब उन बढ़े हुए सोडियम्स को थोड़ा नॉर्मल इतना लाना जरूरी है जितना नॉर्मली होते हैं, तो ये उनको थोड़ा थोड़ा एक्सक्रीट भी करवाता है। तो ये हर तरह से इसका ऑपोजिट काम करता है, ठीक है, क्लियर है। सो ANF वाजोडाइलेशन करता है, हाँ भाई करता है। ADH यानी डायूरेटिक कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, तो ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो यस इंक्रीज करता है। ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, नहीं, क्योंकि ADH ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो अगर तेजी से ब्लड आएगा ज़्यादा प्रेशर के साथ तो GFR बढ़ेगी ना कि कम होगी, तो ये गलत हो गया। यानी करेक्ट में हो गया B, C एंड D, ये रहा ऑप्शन 4, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो। विच वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को, एंटी डायूरेसिस ADH है एक तो। मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू, देखो पूरा पढ़ना, ऐसे नहीं ADH देखते टिक कर दिया, ये कह रहा है मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH का अंडर सिक्रीशन थोड़ा करना है, ADH का ओवर सिक्रीशन करना है जिससे वाटर ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल टिब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, ये भी सही है, बिल्कुल इसकी वजह से भी होता है डायूरेसिस, चाहे इसका नाम नहीं है बट काम तो ADH की तरह है इसका भी। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कॉज वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ये तो वाजो डायलेशन करता है। एंड डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय JG सेल्स, ये भी गलत है क्योंकि JG सेल्स रेनिन के सिक्रीशन को बढ़ाएंगी तब जाके वो एक्टिवेट होगा, है ना, यस, वो कॉन्सेंट्रेट करेंगी। तो प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस में यहाँ पर ऑप्शन होगा 2, ये नहीं ADH देखते कूद गए ADH वाला ऑप्शन, पूरा पढ़ लो, अगर स्टेटमेंट दिया है तो उल्टा लिख दिया है उन्होंने, ठीक है। सो वी हैव टू चूज। भाई अगर ये करेंगे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, लॉजिकली सोचो, अगर फिल्ट्रेट में से सोडियम एंड वाटर निकाल रहे हैं तो फिल्ट्रेट को क्या कर रहे हैं हम, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मतलब डाइल्यूट होने से रोक रहे हैं। ये अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस यानी मोर कॉन्सेंट्रेट, तो गलती नहीं होगी। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो हिले हुए हैं तुम्हारे, तो तुम्हें ये चैप्टर कभी समझ आ ही नहीं सकता बच्चों। इसलिए अगर किसी को नहीं आता ये कॉन्सेप्ट समझ में, तो पहले ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो तुम समझो, लेक्चर में मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है, क्लियर। फिर तुम्हारे इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। लेक्चर जब भी बोलती हूँ मैं पढ़ा रखा है, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट NCERT लाइन टू लाइन, वेयर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ पूरा बायोलॉजी का सिलेबस इज अवेलेबल, ठीक है। अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, अब सुन लो, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर कम अगर हो गया है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो इनमें से क्या सिक्रीट नहीं होगा। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया, अभी भी बताया मैंने 2 केसेस में कि एक्सीडेंट हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, जब भी याद रखो किसी भी वजह से अगर हमारी बॉडी से फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी लॉस ऑफ फ्लूइड, लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, तो लॉस ऑफ फ्लूइड होते ही फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा। फ्लूइड वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेट हो गई है ना बॉडी, आपको उसे बढ़ाना है। फ्लूइड वॉल्यूम कम होने का मतलब एक तरह से प्रेशर भी डिक्रीज हो गया है, DP भी कम हो गया है, ठीक है। तो ये दोनों किसको एक्टिवेट करेंगे, ये दोनों सिस्टम्स एक्टिवेट करेंगे, एक तो हाइपोथैलेमस को कि ADH को भेजो, और एक तरफ JG सेल्स को कि तुम किसको भेजो, रेनिन को भेजो और रासलीला शुरू करो। हमेशा याद रखो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। और जब ये सब खूब एक्टिवेट हो जाएंगे, वापस नॉर्मलाइज करना है बॉडी को, तो तुम ANF को ले आओ। तो ये कह रहा है कि अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, तो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर विल कॉज द रिलीज ऑफ, वी नो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करता है, रेनिन को करता है, ADH, ये सब तो रिलीज होंगे, तो नॉट रिलीज ऑफ में क्या आ जाएगा, ANF। अगर डिक्रीज हुआ है फ्लूइड वॉल्यूम तब ANF की जरूरत थोड़ी ना है, तब तो इन दोनों की जरूरत है, सीधी सिंपल कहानी है, ठीक है। विच कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड DCT, बताओ कौन इनमें से सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा इन DCT,
लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल पे बने हुए बनाया था ना डायग्राम कि ये दोनों पे वाटर एंड सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा, कौन करेगा, एल्डोस्टेरॉन। अब देखो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर ADH का नाम है तो ADH सिर्फ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन अगर एल्डोस्टेरॉन है तो ये सोडियम का भी करता है एंड वाटर का भी करता है। तो इसका मतलब ADH सोडियम का नहीं करता, और इस क्वेश्चन में सोडियम के लिए पूछा है तो तुम ADH चूज नहीं करोगे, बचा एल्डोस्टेरॉन। तो अब इंक्रीज की डिक्रीज सोचो फटाफट, क्या कह रहा है, इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन करना है तो भेजो भाई एल्डोस्टेरॉन को, इंक्रीज करो एल्डोस्टेरॉन को, सिंपल, ऑप्शन 1। कह रहा है ना विच कॉज एन इंक्रीज, ये नहीं कह रहा है कि किसकी वजह से होगा, ये कह रहा है कि विच कॉज एन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, तो इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन। अ फॉल इन GFR एक्टिवेट्स, इसीलिए इस चैप्टर से डरते हैं बच्चे, क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाना आना चाहिए तुमको, बट वो अगर आ गया ना तो गलती नहीं होगी। अ फॉल इन GFR, देखो सीधा क्वेश्चन आ गया, एक्टिवेट, ये तो बहुत सिंपल है, अभी बताया, JG सेल्स एक्टिवेट होंगी रेनिन को सिक्रीट करने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन में तुम्हें आंसर मिल गया, है ना। बाकी के सारे एड्रिनल ये सब तो अलग है, बाद में होंगे तो लेटर ऑन। GFR फॉल पूरा पढ़ लेना, देखो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। एड्रिनल कॉर्टेक्स ये भी होता है बट ये बाद में होता है, पहले GFR से ये होगा, है ना, ये रात से ही होता है बट ये बहुत बाद में जाकर होता है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तुम्हें ये भी लग सकते हैं मैम ये भी तो हो सकता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वैसोप्रेसिन यानी ADH, बट मेनली ADH कब होता है, फॉल इन ब्लड वॉल्यूम या बॉडी वॉल्यूम, ठीक है। अगर GFR एकदम से फॉल हो गया है तो सबसे पहले JG सेल्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। कभी कभी इसीलिए बोलते हैं NCERT नॉलेज के बाद NCERT की लाइंस पे पकड़ बनाना जरूरी है, क्लियर कट NCERT में लिखा हुआ है, ओके। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किडनी रेगुलेशन, ओके फिर से आया क्वेश्चन, ढंग से पढ़ना। व्हेन समवन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पी लिया है किसी ने तो अब ADH की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पानी को निकालने के लिए डाइल्यूटेड यूरिन की जरूरत है। तो व्हेन समवन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर ADH रिलीज इज सप्रेस्ड, हो सकता है बट फिर भी हम अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि व्हेन सम कि लॉट ऑफ वाटर में ADH के रिलीज को सप्रेस करने की जरूरत है या उसको छेड़ो ही मत, अपने आप बॉडी कर लेगी। सो विल सी, एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट ADH रिलीज, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने, टेम्परेचर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। एन इंक्रीज इन GFR, है ना, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो यानी GFR, अगर GFR बढ़ी हुई है ऑलरेडी तो ये कह रहा है स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ दिस, गलत। डिक्रीज इन GFR की वजह से रेनिन जाएगा और रेनिन जाकर ये बनवाएगा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ड्यूरिंग समर्स व्हेन बॉडी लॉसेज लॉट ऑफ वाटर, वी नो बहुत ज़्यादा वो होता है स्वेटिंग वगैरह, तो बॉडी लॉसेज लॉट ऑफ वाटर, द रिलीज ऑफ ADH इज सप्रेस्ड, क्या, ये तो गलत है, क्योंकि समर्स में हमारी बॉडी में से ज़्यादा स्वेटिंग पसीना निकलता है तो लॉस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम हो रहा है, तो उस वक्त तो हम चाहते हैं कि यूरिन डाइल्यूट ना बने, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड बने, तो हाई ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और ADH को बोलेंगे कि तुम अपना काम करो, ADH रिलीज को बढ़ा दो, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो फिर हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन 1। यस इट कैन बी सेड कि अगर हमारी बॉडी में मोर देन इनफ वाटर प्रेजेंट है तो ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ रहेंगे, तो ADH रिलीज नहीं होगा, सप्रेस्ड होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मिक्चुरेशन पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीज़ें, हो इसको ऐसे रहने दो, यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीज़ें आप लोगों की। चलो फटाफट मिक्चुरेशन के क्वेश्चंस करते हैं, बस देन वी एंड दिस चैप्टर, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बचे हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को किससे मैच करूँ बताओ, ये तो पूरा मिक्स क्वेश्चन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ था, ये रहा मेल्फिजियन कॉर्पस्कल में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हेनले लूप। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर, और स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में PCT मत कर देना, फिर बोल रही हूँ, PCT मैक्सिमम चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करती है, साइट ऑफ मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए लूप ऑफ हेनले, काउंटर करंट मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। A का फोर्थ, 2 ऑप्शन में दिया है, B का फर्स्ट ये रहा, सो ऑप्शन 2, देखो उलझाने के लिए तुम्हें दिया है, बाकी सब सेम है, सिर्फ यही दोनों अलग है इसमें, ओके क्लियर। देन ह्यूमन यूरिन इज एसिडिक बिकॉज, बताओ हमारा यूरिन स्लाइटली एसिडिक है ना, क्यों है स्लाइटली एसिडिक, इनमें से किसकी वजह से। अभी आपने देखा था डायग्राम में कि हमारे यूरिन में हाइड्रोजन आयंस भी आ रहे थे ट्यूबुलर सिक्रीशन के दौरान, देखा था क्या, भूल गए, हाइड्रोजन आयंस ये रहे, हाइड्रोजन आयंस, इस वजह से यूरिन एसिडिक होता है। तो यहाँ पर लिखा है पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट्स एसिडिटी, नहीं, हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, यस, जैसा भी मैंने बताया डायग्राम में लिखा है। एंड डू रिमेंबर
हाइड्रोजन आयंस को निकालने के लिए जो हमारी ट्यूब्यूलर सेल्स है उनको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है बच्चों, क्योंकि वो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं सेल्स में, बट दे वांट टू एक्सक्रीट देम, सो दे हैव टू स्पेंड देयर एनर्जी. सिंपली ऑप्शन 2. सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज 1 हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन. ये सब बहुत डिटेल चीज़ें हैं, तो वी डायरेक्टली टेक विद ऑप्शन 2. इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है. डोंट वरी, आउट ऑफ एनसीईआरटी अब कुछ नहीं पूछा जाता, 14-15 में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे. Now, which does not favor the formation of large quantities of diluted urine? Simply ये पूछा है कि इनमें से कौन यूरिन को डाइल्यूट, विच डज नॉट फेवर, यस डाइल्यूटेड यूरिन को फेवर नहीं करता, यानी इनमें से कौन यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है. तो कॉन्सेंट्रेट के लिए भी बताए, 2 ADH है और GFR वो रास सिस्टम है, वो दोनों कॉन्सेंट्रेट ही करते हैं ना. कॉन्सेंट्रेट क्यों भाई, जो भी चीज़ फिल्ट्रेट में से वाटर एंड सोडियम को निकालेगी बच्चों, वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेगी, ठीक है. तो या तो ADH दिया होगा ऑप्शन में या रेनिन दिया होगा, सो रेनिन दिया है, सिंपली ऑप्शन 1. हो सकता है इस तरह के कंफ्यूज क्वेश्चंस में तुम कंफ्यूज हो कि यार ये क्या ऑप्शन है, तो उसमें एक चीज़ और कर सकते हो तुम, अगर फिर भी नहीं इतना समझने के बाद भी तुम अटक रहे हो तो चारों ऑप्शन में से देखना कि 3 का ग्रुप कौन सा और एक अलग कौन सा है, तो तुम्हें हिंट मिल जाएगी. जैसे यहाँ पर ANF क्या है, वाजो डायलेटर है, एंड ये यूरिन को डाइल्यूट बनाता है ना. मैं आपको कह रही हूँ ना, ये चाहता है कि सोडियम को भी निकाल देता है, वाटर को भी निकाल देता है, क्योंकि ये ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, तो ये डाइल्यूशन ऑफ यूरिन करता है. ना सिर्फ ये, तुमने सुना होगा जो अल्कोहल लेते हैं या कॉफ़ी जो है, कैफीन वगैरह, ये सब भी दे आर वेरी नोन गुड डायूरेटिक्स, है ना. स्पोर्ट्स पर्सन वाले चैप्टर में ड्रग अब्यूज़ में पढ़ते हैं हम, तो ये तीनों डायूरेटिक्स हैं. डायूरेटिक्स मतलब जो यूरिन को डाइल्यूट करते हैं, तो बट ऑब्वियस इनको अलग कर दो और कॉन्सेंट्रेट करेगा रेनिन. तो इस तरह से भी तुम अपने सही ऑप्शन को कंफर्म कर सकते हो, ठीक है. चलो फटाफट से आ गए हम लास्ट ऑप्शन पे, लास्ट टॉपिक पर, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है. सिंपली डिसऑर्डर्स में आपको एक तो डायलिसिस का मैकेनिज्म बताया है, क्योंकि जिनमें ये हो जाता है यूरीमिया का मतलब यूरिया इन ब्लड. हमारे ब्लड में यूरिया हमेशा होता है, बट अगर वो यूरिया बढ़ने लगे, आपने देखा होगा जो किडनी पेशेंट्स होते हैं वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें यूरिया एंड एक और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बच्चों हमारा क्रिएटिनिन. यूरिया तो फिर भी बहुत बाद में चेक करते हैं, सबसे पहले क्रिएटिनिन चेक किया जाता है. क्रिएटिनिन भी हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो बहुत कम अमाउंट में बनता है, तुम्हें पता होगा मसल्स के थ्रू क्रिएटिनिन आता है, तो वो क्रिएटिन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिन बहुत कम है ऑलरेडी, किडनी उसको फटाफट निकाल देती है. तो अगर वो क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया, इसका मतलब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है. तो यूरीमिया यानी यूरिया का ब्लड में होना, क्रिएटिनिन का ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड में होना, दे आर इंडिकेटर ऑफ किडनी फेलियर, यानी किडनी खराब हो रही है. सो उसके लिए आर्टिफिशियल पूरा सेटअप होता है हीमोडायलिसिस का, मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. और अगर फिर भी नहीं काम चल रहा है, धीरे धीरे और डिटेरियोरेट होती जा रही है किडनी, तो लास्ट ऑप्शन होता है ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें एक रिलेटिव नियर डोनर रिक्वायर्ड होता है. क्लियर, जिससे सब कुछ मैच वैच कर रहा हो. एंड देन स्टोन, सिंपली जिनको आप किडनी स्टोन कहते हो उसको यहाँ पे कहते हैं कैलकुलाई. स्टोन किसके बने होते हैं पूछ सकते हैं तुमसे. दे आर इनसोल्यूबल वे, अगर सोल्यूबल होते तो निकल ही जाते हैं अपने आप पानी में घुलकर, बट दे आर इनसोल्यूबल मास ऑफ सम क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, जैसे कि ऑक्सलेट्स वगैरह, ठीक है, ध्यान रखना. वो कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, वो कुछ पोटेशियम ऑक्सलेट हो सकता है. एंड कई बार कुछ डिजीजेस में, जैसे कई इन्फेक्शंस हो जाते हैं या कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर नेटवर्क है ना बच्चों, उसकी कैपिलरीज में इन्फ्लेमेशन रहने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन आया है, 2019 में था रेगुलेशन, ये डिसऑर्डर से लास्ट क्वेश्चन. यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी में रिजल्ट इन, इनमें से उसकी वजह से क्या होगा. अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. इसमें एक चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है. में रिजल्ट इन, अगर कोई हीमोडायलिसिस करवा रहा है तो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी. क्या, जब वो डायलिसिस करवा रहा है तो डायलिसिस में नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते जाएंगे बॉडी से, तो ये तो गलत है. नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, ये भी गलत है भाई. हमारा पूरा ही जो हीमोडायलिसिस होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो ब्लड मतलब उसमें जो फ्लूइड होता है मशीन में डायलाइजर में, वो ब्लड वॉल्यूम के, ब्लड प्लाज्मा के आइसोटोनिक होता है, तो वो बिल्कुल जैसे हमारी किडनीज काम करती है वैसे ही मेंटेन करता है, तो ये भी गलत है. अगर एक्सेस पोटेशियम है तो उनको निकाल देगा. ठीक है. रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम जीआईटी एंड रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन. आई थिंक जब ये क्वेश्चन बच्चों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा तो वो कोरिलेट नहीं कर पाए होंगे कि इन दोनों ऑप्शन का हीमोडायलिसिस से क्या रिलेशन है, बट ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था. अनफॉर्चुनेटली 2019 में पूछा गया कि यहाँ पर ये दोनों हैं बच्चों. इसका आंसर पता है क्यों, इसका क्या रिलेशन है सुनना,
कि जब अगर कोई पर्सन हीमोडायलिसिस करवा रहा है मतलब उसकी किडनीज खराब है, अगर किडनीज खराब है मतलब किडनी फिल्ट्रेशन का काम भी नहीं कर रही, और अगर कोई एडिशनल फंक्शन हमारी किडनी कर रही होती है तो वो भी नहीं कर रही। क्या एडिशनल फंक्शन करती है हमारी किडनी पता है आपको? ये कह रहा है रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द जीआईटी। कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन का किडनी से क्या रिलेशन है? यस बिल्कुल है। जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है तुम्हें शायद पता होगा, उसके लिए विटामिन डी की प्रेजेंस जरूरी होती है। क्या हम बोलते हैं ना किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई तो आजकल तो बहुत कॉमन है, हर दूसरे तीसरे चौथे पर्सन में विटामिन डी डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन है ना। अब उसका जो भी रीजन है, सनलाइट एक्सपोजर कम है एंड ऑल दैट, तो अगर विटामिन डी हमारी हमारी बॉडी में नहीं है ना बच्चों, तो आप कितना भी कैल्शियम खा लो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपके इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो इसलिए, और विटामिन डी कहाँ होता है अब क्योंकि आपके कोर्स में विटामिन तो है नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया, बायोमॉलिक्यूल में है नहीं, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अगर आपको हो तो हमारी स्किन में विटामिन डी की एक इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होती है। जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो एक्टिव होती है। फिर किडनी एंड लिवर, यस, ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर, स्किन हो गई, लिवर हो गया और किडनी हो गई, ये तीनों मिलकर विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म को बनाते हैं, जिससे विटामिन डी ब्लड में आता है और फिर ब्लड में प्रेजेंट रहकर वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर किडनीज फेलियर की तरफ हैं तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी होने लगेगी, ठीक है। बट ये मत समझ लेना कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इज इंडिकेटिव ऑफ किडनी फेलियर, ऐसा नहीं है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन, क्योंकि सबसे मेन सोर्स तो हमारी स्किन में बैठा है और वो एक्सपोजर नहीं हो रहा सनलाइट का, इस वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है। कहीं तुम घबरा जाओ टेस्ट में विटामिन डी कम हो जाए, पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि यस, जो किडनी पेशेंट्स हैं उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, जिस वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो यस, इसका मतलब मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पर्सनली सही नहीं लगा, क्योंकि ये कह रहा है कि यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी में रिजल्ट इन, तो ये हीमोडायलिसिस की वजह से नहीं हुआ, ये तो किडनी फेलियर की वजह से हुआ है, ठीक है। एंड यस, रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, अभी बताया था मैंने आपको, जो जेजी सेल्स होती हैं वो इरिथ्रोपोइटिन बनाती हैं, तो किडनी फेल हो रही है तो जेजी सेल्स भी काम कम करेंगी, इरिथ्रोपोइटिन कम बनेगा, आरबीसी भी कम बनेगी। बट बहुत इनडायरेक्ट रोल होता है इस इरिथ्रोपोइटिन का, बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स हैं वो बैलेंस कर लेते हैं, बट मुझे नहीं पता क्या सोच के एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, बट बनाया तो वी हैव टू डू इट, ठीक है। ये आई थिंक 1 2 3 4 की जगह ABCD होना चाहिए था, तो यहाँ पर C एंड D आर द करेक्ट वन, ठीक है। बट ये क्वेश्चन ओवरऑल टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बट ये हीमोडायलिसिस की वजह से नहीं हुई, ये किडनी फेलियर की वजह से हुए। यस, यू कैन से कि अगर कोई पेशेंट हीमोडायलिसिस पे है तो उसमें से आपको इसमें से क्या देखने को मिल सकता है, तो ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। देन लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं बच्चों हम। ये क्वेश्चन में आपको मैच करना है सिंपली, 2018 का क्वेश्चन है। ग्लाइकोस्यूरिया हम पढ़ते हैं, हार्मोन्स में पढ़ते हैं, ग्लूकोज इन यूरिन, इस चैप्टर में भी दे रखा है। इस चैप्टर में यहाँ पर जब हम ये पढ़ते हैं ना मिक्चुरेशन वाला टॉपिक, अच्छा मिक्चुरेशन वाले टॉपिक में बच्चों एक चीज़ और है, मिक्चुरेशन वाले टॉपिक में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई क्वेश्चन हमसे मिस हो गया। अच्छा, वो बहुत पहले का पूछा गया क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो हमने सारे कर लिए। एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, प्लीज़ सुन लेना, कि मिक्चुरेशन जो है ना, ये एक तरह का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है। बाई चांस की बात है कि लास्ट 15 सालों पे इसके रिफ्लेक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि ये पूरा स्ट्रेच रिसेप्टर्स से रेगुलेट होता है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर भरता है, स्ट्रेचिंग होती है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इनसे नर्व्स जुड़ी हुई हैं, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और ब्रेन वापस से जब मोटर सिग्नल भेजता है, जो सिग्नल जा रहे हैं वो सेंसरी, जो आ रहे हैं वो मोटर, तो उन मोटर सिग्नल से क्या होता है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, दोनों में मसल्स हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है वो तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, अंदर आएगी, जिससे कि यूरिन पे प्रेशर पड़े और यूरिन नीचे आए। एंड यहाँ पर स्फिंक्टर्स जो हैं, स्फिंक्टर्स भी मसल्स के हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है बच्चों, ये तो क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट, ये तो होगी कॉन्स्ट्रिक्ट, लेकिन ये जो स्फिंक्टर्स हैं, स्फिंक्टर्स भी मसल्स के बने हैं, ये होंगे रिलैक्स, क्योंकि जब स्फिंक्टर रिलैक्स होंगे तभी तो ये ओपनिंग खुलेगी एंड मिक्चुरेशन होगा। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में आपको ये ध्यान रखना है, दिस विल कॉन्स्ट्रिक्ट एंड दिस विल रिलैक्स, ठीक है, क्लियर। और ये सब किससे कंट्रोल हो रहा है, यू नो, पैरासिम्पैथेटिक। कौन वॉइडिंग करवाता है, आराम कौन दिलाता है, पैरासिम्पैथेटिक। वॉइडिंग ऑफ यूरिन यानी यूरिन को निकालना, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करना, सिंपली, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, ये कुछ डेटा है, इतना यूरिन बनता है, उसमें 25 से 30 ग्राम अमोनिया होती है, यूरिन एसिडिक है, यस, कितनी पीएच है, 6, यूरिन का कलर येलो कलर्ड होता है बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम, यूरिन में यूरोक्रोम नाम के कुछ पिगमेंट्स होते हैं
जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं उन वो होते हैं ये एक तरह के। क्लियर? एंड ऑर्डर क्यों है? अमोनिया की वजह से, ये सब मैंने आपको बता दिया। और ये रही वो टर्म्स, ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई होता है। ग्लूकोज की ब्लड में प्रेजेंस मतलब हाई प्रेजेंस, ज़्यादा अमाउंट इज कॉल्ड ग्लाइको। रुको अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वो ग्लूकोज यूरिन में आने लगेगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड में ग्लूकोज का ज़्यादा होना इज हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा है तो किडनी उसे एक्सक्रीट करने लगेगी। सोचो कभी किसी नॉर्मल पर्सन में किडनी ग्लूकोज को निकालेगी क्या? ग्लूकोज तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है, ग्लूकोज इतना बढ़ गया है तो किडनी को भी उसे निकालना पड़ेगा। तो उस कंडीशन को, अगर ग्लूकोज इन यूरिन आपको मिल रहा है टेस्ट करने पर, तो दैट इज ग्लाइकोसूरिया। और इन्हीं पेशेंट्स में लेटर ऑन कीटोन बॉडीज भी बनने लगती हैं, वो भी यूरिन में आने लगती हैं, दैट इज कॉल्ड कीटोन्यूरिया। तो दीज टू कंडीशंस आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। एक इंसिपिडस भी होता है, एडीएच की कमी से जो होता है वो इंसिपिडस, एम फॉर मीठा, मीठे की मतलब जिसमें ग्लूकोज की वजह से जो है वो डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर? इससे ज़्यादा मैं अभी यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी, वरना ये मेलाइटस आते ही मैं पूरा इस पर पढ़ाने लग जाती हूँ तुम्हें। ठीक है? देन ये वाला, इस पैराग्राफ से भी कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, बट यहाँ हमारे कुछ एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताए हैं, जैसे लंग्स, लिवर एंड स्किन। आप कहेंगे ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लंग्स से CO2 एक्सक्रीट होती है, अमाउंट याद रखना है 200 ml पर मिनट। ठीक है? CO2 एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बच्चों। लिवर से क्या होता है? जब लिवर बाइल जूस बनाता है तो उस बाइल जूस को इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकालता है, तो उस बाइल जूस में कई सारी ऐसी चीज़ें, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, जो फैट सोल्यूबल चीज़ें हैं ना, वो यूरिन के थ्रू तो निकल नहीं सकती क्योंकि यूरिन तो वाटर का बना है। तो वाटर सोल्यूबल चीज़ें तो लिवर ने ब्लड में भेज दी कि यूरिन में किडनी में ले जाओ, वो यूरिन बना देंगी। और जो फैट सोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट्स थे उनको लिवर बाइल जूस के थ्रू बाहर निकालता है, लाइक डिग्रेडेड स्टेरॉइडल हार्मोन आ गया ना, फैट वाले, जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं और जो फैट सोल्यूबल दवाइयाँ हम खाते हैं। ठीक है? और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं वो अगर एक्सेस में है तो वो यूरिन के थ्रू, वाटर सोल्यूबल में BC आता है, फैट सोल्यूबल विटामिन में कीड़ा आता है, ये ADKE, ये सबको पता होगा, आई थिंक बेसिक सी नॉलेज है। ठीक है? एंड स्किन क्या करती है? स्किन में दो तरह की ग्लैंड होती है, स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड। इससे स्वेट निकलता है, स्वेट वाटर सोल्यूबल है तो इसमें NaCl होगा, थोड़ा सा यूरिया भी होता है, एंड स्वेट भी एसिडिक है, लैक्टिक एसिड होता है। और सीबेशियस, सीबम, जो ऑयल निकलता रहता है हमारी ग्लैंड से, सेबेशियस ग्लैंड से, तो ऑयल इज सीबम। सीबम के थ्रू अगेन जो वैक्सेस वाले सब्सटेंस हैं लाइक स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस, ये सब बाहर निकलते हैं। और इनफैक्ट ये लिखा है कि शायद सलाइवा भी धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालती है। ठीक है? क्यों, हमने जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो इतनी सी चीज़ को क्यों छोड़ें। सो ग्लाइकोसूरिया सिंपली प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। गाउट क्या होता है? गाउट वैसे नेक्स्ट चैप्टर लोकोमोशन में आएगा, बट यहाँ बता देती हूँ। गठिया की जो बीमारी होती है, वैसे तो यूरिक एसिड हमारे में नहीं बनता, हम तो यही पढ़ते हैं, हम तो यूरियोटैलिक हैं, बट बच्चों यू हैव टू रिमेंबर थोड़ा सा यूरिक एसिड भी हमारे यूरिन में होता है, थोड़ा थोड़ा यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है। तो अगर वो किसी में ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए, ज़्यादातर जो बहुत एक्सेस में प्रोटीन्स खाते हैं या नॉन वेज फूड बहुत एक्सेस में खाते हैं, उनमें ये देखा गई है प्रॉब्लम कि यूरिक एसिड, ज़रूरी नहीं नॉन वेज, अगर वेज में भी प्रोटीन बहुत एक्सेस में खाया जाए वो हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है, वो जाकर जॉइंट्स में इकट्ठा होगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, गाउट की प्रॉब्लम कर देगा, जोड़ों में दर्द रहने लग जाएगा। अति सर्वत्र वर्जिए, हर चीज़ लिमिट में खानी है। ठीक है? रीनल स्टोन सिंपली ये रहा, एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये रहा। सो ए को 4th से मैच कर दो, एक ही ऑप्शन में है, सो ऑप्शन 4th। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। चलो भाई, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगा हमें, बट हमने फटाफट से 1 शॉट में पूरा रिवीजन भी कर लिया, सारे PYQs भी देख लिए। मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी टॉपिक शायद छोड़ा हो, बट फिर भी मैं तुम्हें कहूँगी, जैसा हर चैप्टर के एंड में कहती हूँ, एक बार पूरी NCERT को गो थ्रू करोगे, पक्का करोगे मन में कि हाँ भाई हमें ये चैप्टर अच्छे से आ गया है। और जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाए तुम्हारा, तब तक बीच बीच में हर वो चैप्टर जो हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, प्लीज़ उसको रिवाइज करते रहना, आउट ऑफ टच नहीं रहना चाहिए कुछ भी इस टाइम पर। यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, और उसका एक ही तरीका है,
फुल मॉक टेस्ट। इस समय पढ़ने से काम नहीं चलेगा बच्चों, पढ़ने की तो एक लिमिट होती है, कितना पढ़ोगे, पूरे तीनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर 80 चैप्टर्स हैं, कब तक पढ़ोगे एक महीने में, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करो, उससे तुम्हें पूरा एक ब्रेन एक्सरसाइज मिलती है, स्टॉर्मिंग होती है ब्रेन की, है ना, क्या क्या पूछा जा रहा है। किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के अगर तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो उन्हें पता है कि लास्ट टाइम पे बच्चों को क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, तो वो चीज़ें तुम्हारी ऑटोमेटिकली रिवाइज होती है। एक दिन पेपर दो, अगले दिन उसको एनालाइज, मतलब एक दिन पेपर देकर उसे एनालाइज करो, अगले दिन फिर से उन टॉपिक्स को पढ़ो जो गलत हो रहे हैं, फिर अगले दिन टेस्ट पेपर देकर उसको एनालाइज करो, उसके अगले दिन पढ़ो। बस यही तुम लास्ट के इस 20-25 दिन में कर लोगे ना, तुम्हारा पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जस्ट फॉलो दिस, ठीक है। एंड और बीच में हम ये जो सेशंस में ले रही हूँ तो देखते ही रहो, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब स्टार्ट क्या वन शॉट में ही कर रहे हैं हम, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मसल्स एंड बोन्स, दोनों के बारे में पढ़कर आना, तो हम उसके PYQs करेंगे। ओके, गुड बाय।